हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभिनव पाठक और मैं लेकर आया हूं आपके पास क्लास 10th का अगला वन शॉट है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, लेक्चर अगर आप चैप्टर देखेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से तो चैप्टर नंबर अपना 5 है और बेहद आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि सिंपल इसमें केवल 3 ही फार्मूले हैं। पूरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो पूरे चैप्टर में केवल 3 फार्मूले हैं, उसी को हमें अलग अलग प्रकार से उपयोग करके सारे क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने काफी पिछले वन शॉट सारे कवर कर लिए हैं। आशा है कि आप लोग जो भी वन शॉट लोग ले रहे हो वो सारे वन शॉट जो मैं पिछले दे रहा हूं वो सब टाइम से आप कंप्लीट कर रहे हो और मुझे क्लास के लास्ट में जरूर कमेंट करके बताया करो कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा। ठीक है, जब भी आप क्लास खत्म किया करो तो क्लास को एंड होने के क्लास के बीच में कमेंट नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी क्लास आप कंटिन्यूअस देखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं कमेंट का अभी रिप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डेड है ये जो भी वन शॉट चल रहा है अभी। ठीक है, लाइव हम लोग मिलते ही है बृहस्पतिवार को, एवरी हम लोग थर्सडे को लाइव मिलते ही हैं। तो फिर जो भी आपको क्वेश्चन वैसे रहते हैं वो आप वहां पर पूछ सकते हो, वहां पर हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लाइव होंगे वहां पे। लेकिन अभी फिलहाल में जब भी आप रिकॉर्डेड कोई क्लास देखा करो तो आप बस आराम से अपना फोन रख दो, चैट को ऑफ कर दो, फोन की केवल स्क्रीन पे आपके पास इस बोर्ड की स्क्रीन चलनी चाहिए, बाकी कमेंट की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप आराम से बैठ जाओ। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होते हैं, सारे 10th के जितने भी लेक्चर मैंने वन शॉट बनाए हैं चैप्टर सारे छोटे छोटे हैं। 1 आवर से 1 घंटे 10 मिनट की बात होती है, 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट में लेक्चर निपट जाता है। ठीक, कुछ लेक्चर है जिनको हम 1.5-2 घंटे लग सकते हैं, बाकी सभी चैप्टर्स ऐसा होगा कि 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे। तो आप प्रॉपर बस कुछ ना किया, एक शांत जगह बैठकर अपना बॉटल रख ली पानी आनी की जो आपको पीना है। ठीक है, पानी रख लिया और अपनी स्क्रीन पे सीधा बस आपने लेक्चर लगाया और अपने पूरा प्रॉपर विधिवत उसका वन शॉट कंप्लीट किया। कॉपी लेके बैठे, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते गए। जिसको आता है अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो पहले क्वेश्चन को समझा फिर सॉल्व किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ये बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, ये आपने पिछले वन शॉट जो हुए हैं उससे आप आइडिया लगा सकते हो। जिसने नहीं देखे वो वन शॉट पहले कंप्लीट कर लो, बहुत आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ये चैप्टर एकदम यूनिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कहीं पहले से लेना देना है, नया चैप्टर है, स्टार्टिंग से बेसिक से समझना है, इसी की बात हम करेंगे। तो समांतर श्रेणी की हम लोग बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर इसे एपी भी लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो इस वजह से इसे एपी भी बोल देते हैं कि एपी की बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी की। ठीक है, तो इसमें बेसिक हमें 3 चीजें पढ़नी है। 3 चीजें मतलब कि 3 एक्सरसाइज है हमारे पास। पहली एक्सरसाइज है 5.1 जिसमें केवल समांतर श्रेणी के बारे में परिचय हमें दिया गया है कि आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है, क्या चीज है, किस प्रकार की श्रेणी है, जिसमें छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी है। प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, इनकी हम यहां पर बात करेंगे 5.1 में। दूसरी चीज अगर हम बात करें, दूसरा जो टॉपिक है हम लोगों का वो है समांतर श्रेणी का nवां पद, जो हम 5.2 में सीखेंगे। 5.2 में हम इसी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखेंगे। कहीं कहीं इसको nवां पद बोलते हैं, कभी कभी अंतिम पद भी बोल देते हैं। अंतिम पद और nवां पद दोनों बातों का मतलब एक है, इसे हम an से दर्शाते हैं, तो an के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज 5.3 है जहां पर हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में। 5.3 में इसे हम ऐसे n से लिखते हैं, s मतलब सम, जोड़ना, उसी की वजह से नीचे n लिख देते हैं छोटा सा कि n पदों का हम योगफल कर रहे हैं। ठीक है, n पदों का योगफल निकालना यहां पर सीखेंगे। इन दोनों से तो छोटे क्वेश्चन बनते हैं 5.1 में, इसमें भी आराम से मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, सब सॉल्व हो जाते हैं। इससे एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये तीनों एक्सरसाइजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है और बहुत आसान है। आप 1 से पूरा चैप्टर वन शॉट आप कंप्लीट करिए, गारंटी है मेरी कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, जो चीजें नहीं भी आती होंगी वो चीजें भी सब समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक, मैं कुछ श्रेणियां पहले लिखता हूं, ध्यान से देखो, बोर्ड की तरफ कुछ नहीं बात करोगे, सब लोग ध्यान से देखोगे। ध्यान से ये देखो कि मैं कुछ श्रेणियां लिख रहा हूं, क्योंकि श्रेणी का मतलब क्या है, मतलब श्रेणी का मतलब ये है कुछ संख्याओं का पैटर्न होगा, संख्याओं का फिक्स पैटर्न होता है। अनंत प्रकार की श्रेणियां होती हैं, उन श्रेणियों को मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे कि अभी समांतर श्रेणी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं केवल श्रेणी की बात कर रहा हूं, इसमें लास्ट में जो लिखा। जैसे मैंने पहली श्रेणी मान लो लिखी, मैंने लिखा 2 4 8 16 32 डैश 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 ऐसे चल रही है। ठीक, ध्यान से देखो, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी श्रेणी मैंने लिखी 3 5 7, ये छोड़ो, 3 6 9, फिर 12, फिर मैंने 15, फिर मैंने 18
डैश 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 ये लिखी। ठीक, एक श्रेणी और मैं लिख रहा हूँ, मान लो एक श्रेणी मैंने लिखी 2 या 1 से ले तो 1 4 9 16 16 के बाद 25 25 के बाद 36 डैश डैश डैश। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 3 श्रेणियां ली हैं। श्रेणी का मतलब क्या है, संख्याओं का कुछ फिक्स पैटर्न चल रहा, कुछ संख्याएं मैंने लगातार ऐसे लिख दी है, क्रम में कुछ संख्याएं लिख रही, इनमें कुछ आपस में एक प्रकार से संख्याएं जुड़ी हैं किसी फिक्स पैटर्न के माध्यम से। कैसा फिक्स पैटर्न के माध्यम से, पहली वाली सीरीज को देखो सब लोग ध्यान से, पहले 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 8, फिर 16, फिर 32। 2 से अगर हमें 4 पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, अगर 2 से हमें 4 जाना है मान लो, तो 2 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ऐसे ही 4 में हम 2 से गुणा कर दें तो 8 हो जाएगा। ऐसे ही 8 में हम 2 से गुणा कर दें तो 16 हो जाएगा। 16 में 2 से गुणा कर दें तो 32 हो जाएगा। एक प्रकार से यहां से यह चीज समझ में आई कि ये जो पैटर्न बढ़ रहा है, ये फिक्स संख्याएं जो आपस में आगे की तरफ बढ़ रही हैं, वो 2 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। 2 4 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अगर हमें अगली संख्या बतानी होगी तो हम नहीं बता सकते कि 32 दूना आगे 64 आएगा। मतलब कि अगर हम कुछ पैटर्न लिख दें छोटा सा और उसके बाद हम आगे की संख्या पूछे तो कुछ 4 संख्याएं देख के 5वीं संख्या तुम अपने मन से बता दो, तो उस प्रकार की हमने यहां पर एक सीरीज लिखी कि सब में 2 से गुणा हो रहा है। अगली वाली पर आओ, अगली वाली की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो 3 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमें 6 मिल जाएगा। 6 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 9 मिल जाएगा। 9 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 12 मिल जाएगा। 12 में अगर 3 जोड़ दें तो 15 मिल जाएगा। और 15 में अगर 3 जोड़ दें तो 18 मिल जाएगा। ऐसे ही आगे वाला पद हम लिख सकते हैं कि 18 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 21 अगला पद हमें मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार का पैटर्न चल रहा है। जैसे यहां पर 2 से गुणा होने वाला चल रहा था, यहां पर 3 से जोड़ने वाला चल रहा है। इसमें देखो तो कुछ ना जुड़ रहा है ना गुणा हो रहा है। देखो 1 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 1 चौको 4 तो मिल जाएगा, लेकिन 4 से दोबारा गुणा करेंगे तो 9 नहीं मिलेगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं ऐसा चल रहा है। या फिर हम 1 में 3 जोड़ा तो 4 मिल गया, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 मिलना चाहिए, लेकिन यहां 9 लिखा है। मतलब कुछ फिक्स पैटर्न जुड़ भी नहीं रहा है, कोई फिक्स पैटर्न घट भी नहीं रहा है, और ना ही कुछ गुणा हो रहा है। दिख रहा है ना, क्योंकि यहां पर सेम संख्या से ही जुड़ रही है, सेम संख्या ही गुणा हो रही है। यहां पर एक फिक्स पैटर्न क्या है, यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर। यहां पैटर्न क्या चल रहा है, वर्ग का पैटर्न चल रहा है कि 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64। ये फिक्स पैटर्न यहां पर चल रहा है। तो यहां पर पैटर्न कैसा था, कुछ वर्ग होने का पैटर्न चल रहा था। यहां पर क्या था, कुछ जुड़ रहा था। यहां पर क्या था, कुछ गुणा हो रहा था। तो ये अलग अलग प्रकार की ऐसे अनंत श्रेणियां लिखी जा सकती है। ये बेसिक सी बात हो गई श्रेणी के बारे में। लेकिन हमारे काम की कौन है, हमारे काम की ये वाली श्रेणी है जिसे हम एपी बोलते हैं, समांतर श्रेणी। क्योंकि समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो समान होता है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। क्रमागत पदों का जो अंतर होगा, अंतर मतलब जब उनको घटाओगे तो हमें समान अंतर प्राप्त होगा। जैसे बाद वाली संख्या से हम पहली वाली संख्या को घटाते हैं। 6 में से 3 घटाओ, 6 में से 3 घटाओ 3, 9 में से 6 घटाओ तो भी 3, 12 में से 9 घटाओ तो भी 3, 15 में से 12 घटाओ तो भी 3, 18 में से 15 घटाओ तो भी 3। मतलब ये वाली जो श्रेणी है ये सर समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार की अनंत श्रेणियों को हमें पढ़ना है जो समांतर श्रेणी बनती है। श्रेणियां देखो बहुत हो सकती हैं, श्रेणियां अनंत हो सकती हैं, ये है एक ये ऐसी और भी हो सकती हैं। 11th में पहुंचेंगे एक नई प्रकार की श्रेणी हम लोग सीखेंगे, अभी उसकी बात नहीं करेंगे, बस छोटी सी बात बता रहे हैं कि ऐसी एक श्रेणी और बनती है, वो जीपी होती है, गुणोत्तर श्रेणी। वो 11th में हम लोग सीखेंगे चल के। जब 10th पास आउट करके जाओगे तो आप 11th में वहां सीखोगे। इसी प्रकार की पैटर्न में कोई नया पैटर्न वहां मिलेगा। लेकिन अभी हमें कौन, मतलब कि अभी हमें दिमाग में कौन सी रखनी है, बोर्ड ऑफ पॉइंट, हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिन श्रेणियों के क्रमागत पदों का अंतर अगर समान है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समझ गए? हमें ना ये पढ़नी है कि कुछ गुणा हो रहा हो या कुछ हमारे वर्ग हो रहा हो, इस प्रकार की कोई श्रेणी की बात नहीं करनी। हमारे दिमाग में केवल एक श्रेणी अभी चलनी चाहिए फिलहाल के हिसाब से, कि ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो। जैसे मैंने ये लिख दी 3, 6, 9, 12, ऐसी कुछ और भी हो सकती। मान लो ये लिखा 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11, 14 डैश डैश। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 15। तो यहां पर भी 3 ही जुड़ रहा है। मतलब कि अगला पद हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, 3 जोड़े पर।
यहां पर भी 3 जोड़ रहा है। 5 में से 2 घटाओ 3, 8 में से 5 घटाओ 3, 11 में से 8 घटाओ 3, 14 में से 11 घटाओ 3। तो यहाँ पर क्रमागत पदों का जो अंतर है वो हमारे पास समान है। ये भी क्या बना रही है, एक एपी बना रही है, जैसे हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। बात समझ में आई कि क्या समांतर श्रेणी होती है। ससमांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें क्रमागत पदों का जो अंतर होगा वो सर समान होगा। ठीक, ये बेसिक सी बात होगी। अब छोटी छोटी चीजें हमें समांतर श्रेणी के बारे में सीखनी है, जैसे कि इसे समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहते हैं। इसे हम A1 से लिख रहे हैं, कहीं A भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक, ये A1 प्रथम पद हो गया, ये A2 दूसरा पद हो गया, ऐसे A3 तीसरा पद हो गया, A4 चौथा पद हो गया, A5 पांचवा पद हो गया, A6 छठा पद हो गया। ऐसे ही हमारे पास पद बढ़ते जाएंगे। हम इनको नामकरण कर देते हैं, इनको अलग अलग नामों से पुकार लेते हैं कि ये पहला पद है, A से दर्शा देंगे, दूसरा A2 है, फिर A3 है, फिर हमारे पास A4 है, A5 है, A6 है, A7 है, A8 है। जितनी लंबी सीरीज है आप ऐसे नाम देते चले जाएंगे। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास जो है इस श्रेणी का प्रथम पद है। क्या है, प्रथम पद। ठीक, समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। तो ये समांतर श्रेणी का क्या है, प्रथम पद। इसे हम ए से दर्शाते हैं। A1 हमने लिखा है केवल कि पहला पद दर्शा रहा है, बाकी हम ए से हर जगह दर्शाएंगे कि प्रथम पद ए से है, फिर अगला A2, A3, A4, A5, A6। एक इसमें दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो होती है सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब क्या है सर, सार्वांतर क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, सार्वांतर, लेकिन समान अंतर वाली। मतलब अंतर क्या होगा, सार्वांतर मतलब हम दो क्रमागत पदों के बीच अंतर देख रहे होंगे। तो दो क्रमागत पद कोई भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं यहीं से इसको घटाओ, हमेशा बाद वाली से पहले वाली को घटाना है। चाहे इससे इसको घटा लो, 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 हर जगह पदों का अंतर समान होगा, क्योंकि तभी समांतर श्रेणी बनती है। क्योंकि जब पदों का अंतर समान होता है तभी वो सर समांतर श्रेणी बनती है। तो चाहे आप इससे इसको घटा लो, चाहे इससे इसको घटा लो, चाहे इससे इसको घटा लो, इससे इसको किसी को भी घटा लो, हर जगह अंतर समान है। तो समांतर श्रेणी का जो सार्वांतर है वो मान लो हम A2 माइनस A1 अगर कर रहे हैं, A2 हमारे पास कितना है 6, A1 हमारे पास कितना है 3, तो सार्वांतर 3 आ गया हमारे पास, जिसे कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो सार्वांतर क्या हो गया, D बराबर 3। आप यहां से भी घटाते 18 से 15 तो भी 3 आता, 15 से 12 घटाते तो भी 3 आता, 12 से 9 घटाते तो भी 3 आता, 9 से 6 तो भी 3। हर जगह अंतर समान होगा, ये बात हमें याद होनी चाहिए। तो ये बेसिक सी बात हो गई समांतर श्रेणी के परिचय के बारे में। 5.1 में हमें इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करनी। ठीक, मैं कुछ श्रेणियां एग्जाम्पल के लिए समांतर श्रेणियां लिखता हूं। अभी तो मैंने अलग अलग टाइप की लिखी थी, अब सारी मैं समांतर श्रेणी लिखूंगा, उसमें आप प्रथम पद और डी निकालते रहेंगे मेरे साथ साथ। मैं श्रेणी लिखूंगा, आप साथ साथ निकालते रहेंगे, मैं भी निकाल के दिखाऊंगा। मैं लिख रहा हूं, पहली श्रेणी मान लो मैं लिखता हूं, पहली श्रेणी मैंने ली 6, फिर हमने लिखा 10, 14, 18, 22, 26 डैश डैश डैश, पहली श्रेणी लिखी। दूसरी लिख रहा हूं 100, 95, 90, 85, 80 डैश डैश डैश। तीसरी लिख रहा हूं, तीसरी मैंने लिखी √2, फिर 2√2, 3√2, 4√2, 5√2 डैश डैश डैश। मैंने ऐसे 3 श्रेणियां लिखी। पहली श्रेणी ये है, दूसरी ये। पहले वाले में ए और डी सारे लोग निकाल के बताओगे, निकालो साथ साथ, निकालते रहो। ए क्या होता है सर, ए जो होता है, ए में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ए में बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है, तुरंत देखते ही श्रेणी अगर कोई लिखी है ए पहले लिख दो, ए में कुछ नहीं सोचो। ए सर यहां पर क्या है, ए सर ए बराबर 6 है। ए क्या होता है, प्रथम पद है सर। प्रथम पद हमारे पास जो पहला पद लिखा है श्रेणी में, बस ए बिना सोचे समझे लिख दो कि ए बराबर से 6। यहां पर क्या है सर, ए बराबर 100 है। यहां पर क्या है सर, ए बराबर √2 है। ए 6 है, 100 है, √2 है, ये हमें दिख रहा है। क्या ये समांतर श्रेणी है, ये हम देख लेते हैं। कैसे देखेंगे सर, क्रमागत पदों का अंतर समान होगा। तो मान लो A2 माइनस A1 निकालें, डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 माइनस A1 कोई जरूरी नहीं है, आप यहां से कर दो। आप A1, A2, A3, A4 बोलोगे इसे, A4 माइनस A3 कर दो, A5 माइनस A4 कर दो, A6 माइनस A5 कर दो। बस बाद वाले से पहले वाले पद को घटाना, ये दिमाग में रखना। कैसे, बाद वाले से पहले वाले को। तो A2 माइनस A1 किया तो 10 माइनस 6 बराबर 4।
आप यहां पर भी घटाते, 18 से 14 तो भी 4 आता, 22 से 18 तो भी 4 आता, 26 से 22 तो भी 4 आता, हर जगह अंतर हमें 4 ही मिलता। तो a बराबर यहां पर 6 है और d बराबर कितना है 4। इस वाली श्रेणी में d बताओ अच्छा सारे लोग, d क्या होगा, यहां भी हम d निकाल रहे हैं, d हम निकालते हैं 95 माइनस, वही हम करते हैं a2 माइनस a1। अगर दो पद दिख रहे हैं तो सबसे हमें आसान ये लगता है ना कि आगे के दो देख लो, क्या आगे जाना, हर जगह होगा समान ही, लेकिन हम क्या आगे जाए, सीधे यहीं से निकाल लेते हैं। क्या होगा 95 माइनस 100, 95 से 100 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 5, 95 से माइनस 100 करोगे क्या आएगा -5। डी में बस ध्यान रखना कि बाद वाले से पहले वाले को पद को घटाओगे। यहां पर आओ, डी बराबर, अब यहां पर रूट वाला लिया, जानबूझ के लिया कि बच्चे बहुत डरते हैं सर रूट वाला क्या है, रूट वाले में कैसे करो, रूट वाला क्वेश्चन सर करा दो, मैंने जानबूझ के लिया, आगे भी रूट वाले कोई भी क्वेश्चन होगा मैं जरूर कराऊंगा। और सारे वो क्वेश्चन लिए जो लोगों को टफ लगते हैं, वो क्वेश्चन सिंपल वाले रंजू पुंजू नहीं कराएंगे, वो तो बता ही दे रहे हैं अभी परिचय में, वो सारे क्वेश्चन कर लोगे, जो अच्छे क्वेश्चन है वो सारे मैं आज करा के जाऊंगा। तो यहां से डी कैसे निकालोगे, मान लो हमने 2√2 से माइनस किया √2, इस वाले से इस वाले को, इससे इसको भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, सर √2 यहां पर भी है यहां पर भी है, अगर तुम्हें दिक्कत लगा करे तो √2 कॉमन ले लो, तो 2 - 1, डू बराबर आ गया 2 - 1 1 हो जाएगा, तो डी बराबर सीधा √2 आ गया। तो सार्वंतर यहां पर क्या है √2 है। ठीक, वैसे भी 2 √2 से 1 √2 चला जाएगा तो √2 बचेगा, लेकिन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, √2 कॉमन ले लो अगर आपको अंतर गलत लगता हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो, आराम से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए और डी पर क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, या ऐसे ही क्वेश्चन एक श्रेणी दे देगा, कह देगा ए और डी बताओ, इसके ए और डी बताओ, यही पूछेगा। जैसा ऐसा क्वेश्चन मैंने एक लिया है, क्वेश्चन ये नंबर मैंने कोई क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी प्रश्नावली का, उसी का लिया है, इसमें बहुत सारे पार्ट थे, मैंने 4 पार्ट फिर भी ले लिए। हमें क्या करना है, निम्नलिखित में कौन एपी है पहले ये बताना है। एपी कैसे अच्छा पहचानेंगे, समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे, सर उनके क्रमागत पदों का अंतर समान होगा, हम डी निकाल के बता देंगे कि अगर हर जगह ये समान है, यहां पर भी डी समान है, यहां पर भी, तो वो समांतर श्रेणी है, अगर नहीं समान है तो नहीं है, सीधी बात। फिर आगे क्या, अगर समांतर श्रेणी होगी तो यदि कोई एपी है तो इसका सार्वांतर ज्ञात करना होगा, अगर समान होगी तो सार्वंतर निकालेंगे। ठीक, इसके 3 आगे के और पद भी लिखने होंगे, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं, लिखते हैं, पहला वाला स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो इधर से लिखते हैं। फर्स्ट वन मैंने लिया, फर्स्ट वन क्या लिया गया 2, 4, 8, 16, ये तो चीजें अभी हम लोग करके आए ना पीछे, अब तो बता ही लोगे ना सारी चीजें। लिखो ए क्या है यहाँ पर, सर ए प्रथम पद जो होता है वो तो बिना सोचे समझे 2 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये बताना है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो क्रमागत पदों का अंतर देख लो। मान लो a2 माइनस हम a1 निकालें, पहले a2 माइनस a1, 4 - 2 निकालें तो कितना आ गया सर, 4 - 2 जो है वो हमारे पास 2 के बराबर आ गया। ठीक, a2 माइनस a1 हमारे पास 2 के बराबर आ गया। ऐसे ही a3 माइनस मान लो a2 निकालें, a3 से a2 को घटाए तो 8 - 4, ये 4 आ गया। क्या क्रमागत पदों का अंतर समान है, ये 2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, मतलब कि ये एपी है ही नहीं, अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी तभी होती है जब इनके पदों में अंतर समान हो। 4 में से 2 घटाया तो 2 आया, 8 में से 4 4 आया, 16 में से 8 घटाएंगे 8 आगे आ जाएगा। समांतर श्रेणी नहीं है भाई ये, समांतर श्रेणी में ये 2 अगर आया तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, आगे सारे पदों का अंतर 2 होगा। हम लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है। क्या नहीं है, एपी नहीं है, बस। अगर एपी होता तो आगे की हम बात करेंगे, तब तो सार्वंतर निकलेगा। सार्वंतर होता किसमें है, समांतर श्रेणी में। अगर एपी में होती तो हम लिखते हैं उसका सार्वंतर, अब है ही नहीं एपी तो डी कहां से लाएं, नहीं है ना डी, कुछ है ही नहीं डी आगे, तो बस सीधी सी बात है, गलत है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, एपी नहीं है। अब चलते हैं आगे दूसरे वाले क्वेश्चन पे। 2 5/2 यही लिख ले, यही करते हैं। अच्छा देखो सेकेंड वाला यही लिख रहे हैं, 2, 5/2, 3, 7/2। ऐसे देख के आइडिया ना लगा लेना कि एपी है या नहीं है, निकाल के देखना कि डी आ रहा है या नहीं, देखना इस वाले क्वेश्चन में डी कैसे आता है। ए तो कोई दिक्कत नहीं सर, ए प्रथम पद होता है वो तुम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, पहला पद जो लिखा है डी, सीधा ए बराबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 मतलब 5/2 माइनस 2, बाद वाले से पहले वाले पद को घटाते हैं, तो 5/2 माइनस 2 करा, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 5 - 4 मतलब कि 1/2 आ गया। चलो ये तो 1/2 आया, अगर आगे भी 1/2 मिल गया, यहां पर भी 1/2 मिल गया, हर जगह 1/2 अगर हमें मिल गया तो हम कह देंगे ये एपी है। अगर नहीं मिला
तो कह देंगे AP नहीं है, जैसा यहाँ नहीं मिला था। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं 3 - 5/2, या फिर हम लिख देते हैं A3 - A2। A3 कौन है? A1 A2 A3, 3 - 5/2, ये भी बराबर आना चाहिए, मतलब 1/2 आना चाहिए। देखें आता है कि नहीं, तो 2 × 3 = 6 - 5/2 बराबर 1/2। हाँ ये भी यार 1/2 आ रहा है। चलो एक और चेक कर लेते हैं। नहीं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहां से भी कर लेते हैं। इसको ऐसा करो, इसको साइड कर दो, A बराबर अभी बाद में लिख देंगे। यहां से लिखते हैं A4 - A3, ठीक। A4 - A3, A4 कौन है? A1 A2 A3 A4, 7/2 - 3, एलसीएम ले लो, 7 - 6/2 कितना आ जाएगा? 1/2। ये भी 1/2 है। हर जगह पदों का अंतर समान है। A बराबर कितना था? A बराबर 2 था। प्रथम पद A है, D हर जगह 1/2 1/2 1/2 है, मतलब क्रमागत पदों का जो अंतर है वो हमारे पास क्या है सर? क्रमागत पदों का अंतर जो है वो समान है। अगर क्रमागत पदों का अंतर हमारे पास समान है, अतः यह AP है। हमें दिख रहा है यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, A हमारे पास है। अब अगर AP है तो क्या करना है? कह रहा है इसका सार्वंतर लिखिए। सार्वंतर तो निकाला ही है, A4 - A3 A2 - A1 A3 - A2, ये D तो आया है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? क्रमागत पदों के अंतर से। तो D हमारे पास सर आ ही गया है। D बराबर क्या है? सार्वंतर 1/2। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके आगे के 3 और पद लिखिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें आगे के 3 पद और यहाँ पे लिख के बताना है। कैसे लिखेंगे आगे के पद? अच्छा एक थोड़ा पीछे आओ, एक बार पीछे आओ, यहां पर आओ, मान लो। अच्छा ये बात समझो कि ये पहला पद है 6, अगर हम 6 में D को जोड़ दें तो हमें अगला पद मिल जाएगा। इस 6 में हम इस D को जोड़ दें तो अगला पद मिल जाएगा, +4 जोड़ दिया तो 10 मिल जाएगा। इस 10 में अगर हम अगला फिर से D जोड़ दें तो हमें अगला पद मिल जाएगा। इस 10 में अगर हम ये 4 जोड़ दें तो 14 मिल जाएगा। इस 14 में फिर से हम 4 जोड़ दें तो 18 मिल जाएगा। 18 में फिर आगे का D जोड़ दो तो अगला पद। मतलब जैसे भी आगे वाले पद में निकालना है अगर तुम्हें, तो पीछे वाले पद में अगर तुम D जोड़ते हो तो अगला पद तुम्हें मिल जाएगा। जैसे 100 है, ठीक, 100 में अगर D जोड़ दे, D क्या है? -5, तो 100 में -5 जोड़ोगे तो क्या आएगा? -95। अगर हम 100 में जोड़ते हैं -5 तो क्या आ जाएगा? 95। 95 ही तो आएगा। तो जैसे ही 100 में आप -5 जोड़ोगे 95, 95 में -5 जोड़ोगे 90, 90 में -5 जोड़ोगे 85, 85 में -5 जोड़ोगे 80। आप जैसे ही D जोड़ते हो अगला पद मिल जाता है। मतलब 80 के बाद अगर हमें अगला पद लिखना है तो 80 में -5 जोड़ दें, 75 आ जाएगा। 26 के बाद हमें अगला पद लिखना है तो 26 में अगर 4 जोड़ दें तो 30 अगला पद मिल जाएगा। तो जैसे ही आप D जोड़ते हो आपको अगला पद मिल जाता है। ये हमें यहां से इस पैटर्न से समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है? 7/2 के बाद आगे के 3 पद लिखने, यही तो कह रहा है 3 और पद लिखिए। तो 7/2 तक तो है ही, अगर इसमें हम D जोड़ दें तो आगे का पद मिल जाएगा, उसमें फिर से D जोड़ देंगे आगे का पद मिल जाएगा, फिर D जोड़ देंगे आगे का पद मिल जाएगा। तो ये तीनों पद हमें यहां पर मिल जाएंगे। लिख लेते हैं। लास्ट पद हमारे पास क्या है? 7/2, A1 A2 A3 A4। तो A5 अगर हमें निकालना है, 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां निकालना है, क्योंकि 4 पद तो हमें दिए गए थे, A1 A2 A3 A4। आगे के 3 निकालना है, A5 A6 A7। निकाल दो A5 A6 A7। कैसे निकलेगा? A5 कैसे निकलेगा? अगर पीछे वाले पद में A4 में हम D जोड़ दें तो A4 हमारे पास क्या है? 7/2। D हमने निकाल रखा है कितना? 1/2। 7/2 और 1/2 कितना हो जाएगा? 8/2। 8/2 मतलब कि 4। अब ऐसे A6 निकालना है तो क्या करोगे? A5 में D जोड़ दोगे। A5 अभी हमने ताजा ताजा निकाला 4, D क्या है? 1/2, जोड़ दो 9/2। A7 निकालना है तो A6 में D जोड़ दो इसके पीछे वाले पद में। तो A6 में जैसे D जोड़ोगे तो A6 क्या है? 9/2, D क्या है? 1/2, 10/2 मतलब कि 5, 10/2 मतलब कि 5। तो ये हमारे पास क्या आ गए? आगे के 3 पद आ गए। ये 4 है, 9/2 है और 5 है। ये तीनों पद आ गए। क्या आ गया? एक अगला पद हमें मिल गया 4, फिर हमें मिल गया 9/2 और फिर 5। तीनों पद हमने आगे के लिख लिए। बढ़िया क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आगे का पद आपको D रखने पर मिल जाएगा। चले आगे, तीसरा करते हैं। एक पॉइंट में दिया गया, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं काफी क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि पूरा ही रिवीजन हो जाए। कह रहा माइनस का 1.2, माइनस का 3.2। इसलिए ये क्वेश्चन लिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर ये क्या है। माइनस का 3.2,
फिर माइनस का 5.2, ठीक, माइनस का 7.2, इसको कर लो। ए तो डायरेक्ट लिख दो, ए बराबर क्या है माइनस का 1.2, ए हमें डायरेक्टली दिख रहा है, ए की वैल्यू क्या है माइनस का 1.2। डी निकालना पड़ेगा, डी कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 हमारे पास क्या है माइनस का 3.2, ये माइनस लगा दो, a1 क्या है माइनस का 1.2, ठीक, ये माइनस बीच वाला ये लगा है और माइनस वाला ये वाला यहां पर आ गया, ठीक, तो 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, 3.2 से 1.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, ये आ गया a2 माइनस a1। ऐसे मान लो हम निकालते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a1 a2 a3, यहां से ये निकाल दो, माइनस का 5.2 माइनस माइनस 3.2, तो माइनस 5.2 और ये हो जाएगा प्लस का 3.2, तो कितना आ जाएगा, यहां भी 2 आ जाएगा, मतलब कि क्रमागत पदों का अंतर तो समान है। ऐसे यहां पर भी निकाल सकते हैं, एक और निकाल देते हैं, a4 माइनस a3, तो a4 हमारे पास क्या है माइनस का 7.2 माइनस माइनस का 5.2, तो माइनस 5.2 निकाल दो, कितना आ जाएगा माइनस का 7.2 और प्लस का 5.2, यहां भी यहां से घटाएंगे तो भी 2 आ जाएगा, 7.2 से 5.2 घटा के देख लो, माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 आएंगे सारे, माइनस 2 यहां से निकल आएगा, ठीक। तो सार्वांतर हमारे पास डी क्या आ गया यहां से, सर डी बराबर जो सार्वांतर है, यहां पे लिख दो, सार्वांतर जो है कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं वो माइनस का 2 है। अगला पद कैसे मिलेगा, इसके बाद हमें 3 पद और लिखने पड़ेंगे, 1 2 3, कैसे मिलेगा, इसमें डी जोड़ दो अगला पद, इसमें डी जोड़ दो अगला पद, इसमें डी जोड़ दो अगला पद, जोड़ दो, फिर क्या दिक्कत है। मान लो मैं कहां तक पहुंच गए थे, a4 तक पहुंच गए, 1 2 3 4, a5 निकाल दो, a4 प्लस डी, a4 हमारे पास क्या है माइनस क्या है 7.2 और प्लस का डी, डी हमारे पास क्या है -2, मतलब क्या आ गया माइनस का 9.2। ऐसे ही a6 निकाल दो, a5 में जब हम डी जोड़ देंगे, a5 अभी ताजा ताजा निकाला, माइनस का 9.2 और प्लस का -2, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9.2 ये माइनस का 11.2, ठीक, ये 9.2 11.2। ऐसे ही a7 निकाल दो, क्या आ जाएगा a6 प्लस डी, a6 हमारे पास क्या है माइनस का 11.2 और डी हमारे पास क्या है माइनस का 2, जोड़ दो, a7 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ गया माइनस 11.2 माइनस का 2 माइनस का 13.2, ये आ गया a7 a6 a5, ये 3 आगे के पद हमने निकाल दिए, ठीक है। तो दशमलव वाले माइनस वाले किसी से नहीं डरना, डी की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक, रूट में आ सकती है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये बात सबको समझ गए ना। तो यहां से हमने देख रहे हैं कि ये हमने 3 पार्ट कर लिए, चौथा पार्ट है रूट में, ये भी कर ही लेते हैं, काहे को कहोगे तुम लोग डरते रहे। तो चौथा पार्ट क्या कह रहा है, लिख लेते हैं, 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 प्लस 3 प्लस 2√2, यही है ना, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, अच्छा √2 है ना, 3 प्लस 2√2 है ना, 2√2 और प्लस 3 प्लस 3√3, ठीक, यही है। कॉमा लगा दो भाई, कहाँ कहाँ लगा है, 3 पे लगा था, प्लस नहीं लगना है यहाँ पे, ये अलग अलग है, यहाँ पे ये कॉमा है और ये कॉमा है, ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा और डैश डैश डैश, ये श्रेणी हमें दी गई है, ठीक। पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। पहला पद तो कोई दिक्कत नहीं, a बराबर 3 है, प्रथम पद हमने लिख दिया। डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें समांतर श्रेणी चेक करनी है, तो a2 माइनस a1 निकाल लो, तो a2 क्या है 3 प्लस √2 माइनस a1 क्या है 3, ठीक, तो -3 से और ये +3 वाला दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या केवल √2, तो a2 माइनस a1 √2 आया, क्या a3 माइनस a2 भी हमारे पास √2 है, देख लेते हैं, a3 माइनस a2, a3 क्या है ये, तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, 3 प्लस √2, माइनस को अंदर ले जाते हैं, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, फिर 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 2√2 माइनस का √2, 2 √2 से 1 √2 कम हो गया, केवल क्या बचा √2, दिख रहा है या √2 कॉमन ले लो, 2 माइनस 1 वो भी 1 होगा, तो √2 अंतर समान है। एक और देख लेते हैं भाई, देख लो सारे देख लो, ऐसा ना कुछ सोचो कि सर यहीं तक देखा, a4 माइनस a3 भी देख लेते, ये भी तो दिया गया था, देख लो भाई, देख लो तुम्हारी इच्छा है। a4 क्या पर a4 माइनस a3 क्या है 3 प्लस 2√2 रख दो,
जैसे आप रखोगे 3 + 3 √3, माइनस को अंदर ले जाओ, -3 -2 √2, 3 से 3 फी कट जाएगा, इस बार बचा 3 √3 -2 √3, फिर से क्या आ जाएगा, √3 नहीं √2 है यार, ये √2 है भाई, अभी गड़बड़ हो जाएगा सब, ये आ गया √2, अब ये क्या बचा, केवल √2, ठीक। तो 3 √2 -2 √2 कि यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है हर जगह अंतर समान है, √2 है, √2 है, √2 है, अगर अंतर समान है, समांतर श्रेणी है, सीधी सी बात है, तो सार्वंतर फिर से हमने लिख दिया, क्या सर, सार्वंतर जो आपका है D बराबर वो √2 है, क्या है, √2 हमारे पास सार्वंतर है। अब आपको आगे के 3 पद तो लिखने पड़ेंगे भाई, वो तो मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, आगे के 3 पद भी बताना है, क्वेश्चन बड़ा बनेगा ये जब भी बनेगा। तो A4 तक तो पहुंच चुके हैं, यहां से आगे D जोड़ देंगे, अगला मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा। A5 कैसे मिलेगा, जब A4 में हम D जोड़ देंगे, A4 क्या, ये 3, अच्छा यहाँ पे √3 लिख ही दिया था, √2 लिख लो भाई, ठीक, यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया 3 + 3 √2 और प्लस का D हमारे पास क्या निकाला, अभी √2 निकाला, रख दो √2, तो 3 √2 + √2 कितना हो जाएगा, 4 √2, तो ये आ गया A5। ऐसे A6 निकाल दो, A6 कैसे निकलेगा, A5 में D जोड़ देना, A5 अभी ताजा ताजा ऊपर निकाला है, कैसे, 3 4 √2, D क्या है, फिर से √2, तो क्या आ जाएगा A5 A6, ये आ जाएगा 3 + 5 √2, ये आगे का पद आ गया। ऐसे A5 आ गया, A6 आ गया, A7 भी निकाल दो, A7 बराबर हो जाएगा A6 + D, A7 बराबर हो जाएगा, A6 हमारे पास क्या आया है, A6 ऊपर निकाला, 3 + 5 √2 निकाल दो, 3 + 5 √2 प्लस का D हमारे पास क्या है सर, √2, तो कितना आ जाएगा, A7 आ गया 3 + 6 √2, ये आ गया आगे के 3 पद, A5 A6 A7, वही करना था, बस आगे के 3 पद निकालने थे। पहले आप चेक करो, प्रथम पद तो पहले लिख ही दो बिना सोचे समझे, फिर बस पदों का अंतर देख लो, ये पदों का अंतर देख लो, हर जगह समान आ गया है, समान, बस कंफ्यूजन कहाँ करेगा, ये रूट में लिख के, कि रूट में लिख रहा है तो रूट, किसी बच्चे को दिक्कत है रूट में देख के ही वो डर रहा है, कुछ भी नहीं डरना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, करना तो सेम काम है, चाहे रूट में लिखा हो, चाहे दशमलव में लिखा हो, चाहे माइनस में लिखा हो, चाहे माइनस लगा होता है यहाँ पे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, किसी से नहीं कंफ्यूज होना है। ये पीछे वाला क्वेश्चन देखो, दशमलव भी था और माइनस भी लगा था हर जगह, तो कुछ नहीं कंफ्यूज होना है, बस जैसे होता है वैसे आप प्रॉपर मेथड से करिए, आपका आंसर आएगा, बस आप जैसे अभी तक सीखा है वैसे, डरना नहीं है कि ऐसा होगा तभी हम कर पाएंगे, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, किसी भी रूप में दे, क्योंकि ये तो बहुत कम ही चांस है कि पूछा जाए, इनके चांस ज्यादा है जो है, क्योंकि यही तो कंफ्यूज कराएगा कि ये लेवल का आप कर पा रहे हो कि नहीं, तो आप दशमलव वाला भी कर पाओ, बटे वाला भी कर पाओ और रूट वाला भी कर पाओ, बस करना सेम इसी पैटर्न से है। अब एक बार फिर से अगर दिक्कत लगे तो फिर से ट्राई करना, आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, तो ये हो गई हमारे पास पहले वाले 5.1 की बात। 5.1 में केवल ए और डी निकालने की बात की गई कि समांतर श्रेणी कोई दे देगा, ए और डी बताओ, देख के तुम्हें ए और डी पहचानना है केवल, और कुछ नहीं करना है, ये पहचानना होगा कि कभी एपी है कि नहीं है, तो वो आप पदों के अंतर देख के बता दोगे कि सर समांतर श्रेणी वो श्रेणी है जिसमें क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत मतलब जो क्रम में आए एक के बाद एक, तो क्रमागत पदों का अंतर समान होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, दूसरी बात करते हैं समांतर श्रेणी के एन पदों की बात। एनवा पद क्या होगा, समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा, जैसे एनवा पद का यहां पर मतलब क्या है, इसका डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है कि जैसे कि अगर हमें समांतर श्रेणी का सीधा एनवा पद लिखना है, मतलब ए एन बराबर लिखना है, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट फार्मूला, ये डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास, और कुछ नहीं करना, ये फार्मूला याद रखो। पहला फार्मूला आपको यहीं से मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा, और इसको याद कर लो एकदम अभी से, वैसे क्वेश्चन में करते करते आपको याद हो जाएगा, जिसको याद है बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो इसको दिमाग में डाल लो, इसका कोई प्रूफ हमें नहीं सीखना है, सिर्फ हमें डायरेक्ट फार्मूला यूज करना ही सीखना है कि कैसे इसको यूज करना है। यहां पर सारी बातें सीख लेते हैं। क्या है एन जो होता है, इसी को बोलते हैं एनवा पद, ठीक। जैसे अभी हम यहाँ पे कहां तक चल रहे थे कि चौथा पद, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे डेड मान लिया कि हमें नहीं पता पदों की संख्या कितनी है, तो एनवा पद बोल देते हैं कि इतने पद है, एन पद है, तो इसलिए एन एक संख्या है, वो हमारे पास कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, हमेशा एन एक प्राकृत संख्या होगी, पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे अनंत तक चले जाओ, तो एनवा पद मान लिया कोई, हमारे पास एनवा पद रहा होगा, तो एन जो होता है इसे एनवा पद, और किसी किसी बुक में अंतिम पद भी लिखा हो तो कंफ्यूज ना होना, दोनों बातों का मतलब एक ही है,
अंतिम पद को हम एल से दर्शा देते हैं। ठीक, तो एल लिखा हो या एन लिखा हो, दोनों को बातों का मतलब एक है। जो अंत में पद लिखा होगा उसे ही हम एनवा पद बोलेंगे या अंतिम पद बोल लेंगे एल। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज ना होना कि एल और एन में क्या अंतर है, नहीं, कोई अंतर नहीं। यहां पर एनवा पद है, इसे अंतिम पद भी बोलते हैं। ए आपको पता ही है क्या है सर, ए प्रथम पद है। क्या है, प्रथम पद। ठीक सर, एन यहां पर क्या लिखा, ये तो एन हो गया, एनवा पद बताएगा। टीएन भी कहीं कहीं लिखा होता है, वैसे उसकी बात नहीं करते, एन ही मिलेगा आपको। एन क्या है सर, एन हमारे पास पदों की संख्या है कि कितने पदों की बात हो रही है। ठीक, एन पद है तो एन आ गया, 10 पद है तो 10 आ जाएगा, 5 पद है तो 5 आ जाएगा। जैसे यहां पर मान लो 5वां पद निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, A5, मतलब एन की वैल्यू क्या रख दोगे, 5, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझ गए। ऐसे ही मान लो ये हमारे पास पदों की संख्या हो गई। डी क्या है, अभी पीछे देखा, डी सार्वांतर है, जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या है, सार्वांतर है सर, जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। बात क्लियर हुई सभी को। ये 5 एक फार्मूला है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या अलग अलग है। एन पदों की संख्या होता है और एन अंतिम पद होता है, जो लास्ट में एनवा पद लिखा होगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो ये फार्मूला दिमाग में डाल लो भाई, सभी लोग डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करना है उसको हम लोग सीखते हैं। जैसे पहला बेसिक क्वेश्चन एक लिया है, अब इसने एक एपी दी 10 7 4, कह रहा है इसका 30वां पद निकालो, 30वां पद ज्ञात करो। अब 30वें पद के लिए हम बार बार डी तो नहीं ऐड करेंगे, जैसे अभी तक तो ये होता था कि आगे के 3 पद लिखो, तो 4 के बाद एक, फिर डी ऐड करके 5वां पद लिख देते थे, फिर डी ऐड करके 6ठा, फिर 7वां लिखना होता था, फिर डी ऐड कर देते थे। तो 30वां पद निकालना है तो क्या बार बार डी ऐड करते रहेंगे, कल हो जाएगी यार, कल तक हम निकालते रहेंगे डी ऐड। अभी 30 लिखा है, कभी कह देगा 10 कम से कम 120वां पद बताओ इसका, तो 120 बार हम डी ऐड करेंगे क्या, कि 120 बार हम डी ऐड करके जा रहे हैं, फिर हम बता पा रहे हैं कि कहां पे ये 120वां पद होगा। तो नहीं, उसी के लिए ये हमारे पास फार्मूला है। बस पहले जो भी श्रेणी दी जाए उस श्रेणी को देके ए और डी तो पहले लिख ही दो, क्योंकि जब ए और डी तुम्हें मिल जाएगा तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बस ए डी निकालना नहीं कि सब कुछ जो भी पूछेगा तुम निकाल दोगे। तो ए डी कैसे इससे लिखोगे सर, ए तो प्रथम पद होता है, तो ए बराबर तो 10 है प्रथम पद। सबसे पहले जो भी श्रेणी दी जाए आप ए और डी उसका लिख दो, बाकी कुछ लिखो ना लिखो, पहले ए डी लिख दो, उसके बगैर आगे बढ़ना ही नहीं है। ए प्रथम पद 10 हो गया, डी क्या होगा, 7 में से 10 माइनस कर लेंगे, 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा, माइनस का 3। याद रखना हमेशा बाद वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे, 4 से 7 को माइनस कर सकते हो, दोनों की वैल्यू -3 होगी। ठीक, तो डी -3 है, ए 10 है। अब हमें 30वां पद निकालना है, हमारे पास एनवा पद का फार्मूला है। एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, लिख देते सीधे। एन बराबर हमारे पास सर फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर हमें a पता है, d पता है, a पता है और d, क्या n नहीं पता है। 30वें पद की बात कर रहा है, ये हमें n ही दिया गया है। क्या दिया गया, 30वां, कौन से नंबर वाला पद, पदों की संख्या कितनी है, 30 है, तो 30वां पद की बात कर रहा है, मतलब n बराबर सीधे में पता है कि ये 30 है। कौन से नंबर के पद की बात कर रहा है, तो 30वें पद की बात कर रहा है, तो हमें यहां पर a30 निकालना है। n की जगह 30 रख दो, a की जगह जो a की वैल्यू है वो रख दो, n की जगह 30 रख दो क्योंकि 30 है, -1 डी की वैल्यू क्या है, -3 निकालिए, रख दो, सारी वैल्यू रख दो जो जो आपको पता है, आप a30 आराम से बता दोगे, क्योंकि हमें वही ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, 30वां पद, मतलब a30 हमें निकालना है। अगर nवां पद होता तो an निकालना है, 40वां पद होता है a40वां निकालना है, a30वां है a30 निकालना है। अब निकालो, 10 प्लस 29 गुणे -3, तो a30 बराबर क्या हो गया, 10 प्लस प्लस क्या, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 9 27, 3 दूना 6 और 6 और 2 8, 87। तो a30 हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 77। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है -77, दिख रहा है सर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, -77। तो -77 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस फार्मूले का उपयोग करना है जो ये हमने सीखा nवें पद का। ठीक, और क्वेश्चन इस पे करते हैं, तब और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो छोटा बोचा बचा है चीजें वो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का बढ़िया क्वेश्चन, कह रहा है क्या संख्याओं की सूची एक दी गई है, ये एक क्रमागत कुछ क्रम दिया गया है, का कोई पद 301 है। हमें ये बताना है कि इस श्रेणी को अगर आगे ऐसे बढ़ाते चले जाएं तो क्या कभी हमें 301 मिलेगा, ये बात इसमें इसने पूछी है कि क्या 301 कभी मिलेगा। इस श्रेणी को देख के क्या क्या लिख सकते हैं सर, हम a लिख सकते हैं और d लिख सकते हैं, वो तो हमें लिखनी है।
301 क्या होगा? अगर हम यहां पर क्या करें, इस 301 को सीधा हम क्या करें, इसी को हम nवां पद मान लें, क्योंकि nवें पद का फार्मूला है हमारे पास, और उस फार्मूले में सारी चीजें रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या 301 कभी मिलेगा। कैसे? देखो ध्यान से समझना। मान लो ये हमारे पास श्रेणी देखी तो a बराबर तो 5 है, d बराबर 11 माइनस 5, मतलब कि कितना हो जाएगा, 6 5 11, तो 6 आ जाएगा। ठीक, तो 11 में 5 चले गए, 6 आ गया, तो डी सार्वंतर हमारे पास 6। अब nवां पद का जो फार्मूला होता है an बराबर, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। हमें a पता है, d पता है, हमें n नहीं पता कि कितने पद है, लेकिन ये कह रहा है कि कोई पद 301 होगा। हमने मान लिया कि nवां पद 301 होगा, हमने बस अपने मन से मान लिया। अगर होगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या यहां से निकल आएगी कि कौन से नंबर वाला पद होगा, कौन से नंबर पर होगा, 10वें नंबर पर होगा, 20वें पर होगा, 25वें पर होगा, 40वें पर होगा। तो इसी को हमने क्या मान लिया कि ये हमें an दिया गया है। क्या दिया गया है? an, अंतिम पद या जिसे बोल सकते हो, या nवां पद बोल सकते हो, कि हमने ये मान लिया कि माना, लिख देते हैं यहां पे, माना an बराबर 301। क्या है? an बराबर nवां पद जो है वो 301 है। रख दो, 301 रख दिया। a हमारे पास क्या है? 5, वो तो मिल ही गया है, n माइनस 1। डी हमारे पास क्या है? 6, रख दो। सॉल्व करो इसे, 5 को इधर ले आओ, 301 माइनस 5 बराबर, यहां से आ जाओ, ये हो जाएगा n माइनस 1, इसको अंदर गुणा ही कर दो सीधा, 6n माइनस का 6। ये कितना हो जाएगा? 1 कम हुआ तो 300, 4 कम हुए तो 296, और ये हो गया 6n माइनस का 6। माइनस 6 को और इधर ले आओ तो 6n बराबर मान लो हो गया 296 और प्लस का 6, जोड़ दो इनको। ठीक, यहां से हमने कुछ नहीं किया, इसको पलट के लिख दिया है। तो 6n बराबर कितना हो गया? 6 6 12, 9 1 10 और 2 1 3, 302। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 302/6। भाग करो, 6 पंचे 30, भाग न जाए खाए बिंदी, दशमलव लगाओ, 0 लिया, 6 त्रिक 18, और फिर 2 बचेगा, मतलब ऐसे 50.3 ऐसे बनता जाएगा। 6 हमने 6 पंचे 30 किया, हाँ ठीक, 6 पंचे 30, 50.33 आया। अब ये एक चीज थोड़ा गंदी सी आ गई। क्या गंदी सी आ गई? सर ये दशमलव में आ रहा है, 50.33। यन होता क्या? ये n की वैल्यू आई है, n बराबर क्या आया है? 50.33। उस दशमलव में मान आ गया। क्या यन कभी दशमलव में हो सकता है? n हमने क्या बताया था? n एक प्राकृत संख्या है। पहला पद होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, सातवां होगा, 50वां होगा, 51वां होगा, 52वां होगा, 53वां होगा। कभी 50.33वां पद सुना? ये कौन सा पद होगा यार? 50 उसके बीच में कौन सा, यहाँ पे कहाँ पे ढूंढेंगे पद? नहीं होगा ना, क्योंकि n एक प्राकृत संख्या होती है। हमेशा जो पदों की संख्या आएगी वो एक प्राकृत संख्या आएगी। इस बात का मतलब क्या हुआ इसका दशमलव में आने का? इसका मतलब ये हुआ कि इस श्रेणी में हमें 301 कभी मिलेगा नहीं। हमने तो ये माना था कि ये an हमारे पास 301 है, लेकिन ये हमने गलत माना था। ये ऐसा होगा ही नहीं, ये पद होगा ही नहीं nवां पद, मतलब कि 301 इस श्रेणी में हमें कहीं मिलेगा ही नहीं। और 301 श्रेणी में मिलेगा नहीं तो हम लिख देते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे? अतः यह संभव नहीं है। पहले ये बात लिखो, यह संभव नहीं है। क्या है? ये संभव नहीं है। अतः 301 इस सूची का, सूची लिखी है ना ऊपर, इस सूची का पद नहीं है। क्या नहीं है? पद नहीं है। तो बस यही यहां पर बताना था कि यहां पर जो 301 बोल रहा है ना कि इस सूची में कहीं 301 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 50.3 दशमलव में मान आया। अगर ये प्राकृत संख्या आती, केवल 50 आ जाता, 52वां आ जाता, 54वां आ जाता, कुछ भी आ जाता, कोई भी प्राकृत संख्या आ जाती, दशमलव की ना होती, तो हम कह देते कि उस नंबर पर ये पद होगा। जैसे 50 होता है तो कह देते 50वें नंबर पर 301 मिल जाएगा, लेकिन यहां पर हमें कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया था कि ये हमें ध्यान रखना है कि n की वैल्यू हमें क्या लेनी है, n की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक, सबको समझ में आया कैसे करना है? इसको बस मान के चले थे कि ये है इस श्रेणी में, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये दशमलव में आ रहा, मतलब इस श्रेणी में ये है ही नहीं, तो बस यही बात हम नीचे लिख देंगे, आंसर हो गया हम लोगों का। ठीक है, सबको बात क्लियर हुई ना यहाँ पर? बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इस बार हमें श्रेणी भाई नहीं दी है, ए डी तो हम लिख ही नहीं सकते, लेकिन ए डी निकालने के लिए कुछ चीजें दे रखी है। क्या दे रखा है? एक तो 31वां पद दे रखा है,
कि 31वां पद तो हमें ज्ञात करना है, 11वां पद दे रखा है और 16वां पद दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, A31, हमें 31वां पद ज्ञात करना है। दिया क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। सर हमें 11वां पद दिया है, A11 बराबर 38 दिया है और A16 बराबर 73 दिया है कि 16वां पद 73 है। अब ए और डी हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, इन्हीं दोनों से निकलेगा। इससे एक समीकरण बनेगा, इससे बनेगा, दोनों को सॉल्व करके ए डी निकाल देंगे। देखो कैसे, हमें एनवें पद का फार्मूला पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अगर ए 11वां पद हमें लिखना है तो ए 11 बराबर क्या हो जाएगा, जहां जहां एन दिख रहा है वहां 11 रख दो, तो 11 माइनस 1 गुणे डी, एन की जगह हमने 11 रख दिया, तो ए 11 बराबर क्या आ जाएगा सर, ए प्लस 10 डी। ए 11 की वैल्यू तुम्हें दी गई है 38, रख दो यहां पर, 38 बराबर ए प्लस 10 डी, इसको समीकरण 1 दे दो। ऐसे ही समीकरण दूसरा बना लो, कहां से, जो हमें A16 बराबर दे रखा है। कुछ नहीं किया, यहां पर हमें एन वाला फार्मूला पता था, एन की जगह 11 रखा क्योंकि ए 11वां पद हमें दे रखा है, तो एन की जगह 11, तो यहां पर भी एन की जगह 11, बाकी ए डी ऐसे रहने दो। ए 11 38 दे रखा, 38 रख दो, ए प्लस 10 डी हो गया। ऐसे ही हमें 16वां पद दे रखा है, तो A16 बराबर अगर रखें यहाँ पे एन की जगह 16 रख देंगे, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो A16 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 15 डी। ठीक, A16 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, A16 की वैल्यू 73 दे रखी है, तो 73 बराबर ए प्लस 15 डी। ये बना लिया समीकरण 2। दो समीकरण हमारे पास आ गए, समीकरण 1 व 2। पीछे अभी हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं। ए और डी दो अननोन है, ए और डी दो वैल्यू हमें ज्ञात करनी, दो ही समीकरण है, विलोपन विधि लगा देंगे, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, घटाने पर ए कैंसिल होगा, डी की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख के ए की वैल्यू निकाल लेंगे। पढ़ी है हम लोगों ने विलोपन विधि, उसी को लगा लेते हैं। बात करते हैं समीकरण 1 व 2 से, और ए और डी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डी के बगैर आप ये निकाल ही नहीं सकते जो 31वां पद है। ए डी जब आ जाएगा तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो, जो भी आप श्रेणी का कोई भी पद पूछ देगा वो, तो आप सब निकाल लोगे। निकालो फिर, सेट समीकरण 1 व 2 से पहले करूं, ए और डी निकालो। ए डी बहुत इंपॉर्टेंट, समीकरण 1 लिख रहे हैं ए प्लस 10 डी, उसको 38 को उस साइड लिख ले रहे हैं, इक्वल के उस साइड, वो तो उसमें कोई अंतर होगा नहीं, बराबर 38, इतनी बात तो क्लियर होगी। ए प्लस 15 डी बराबर 73, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाले, ये कट, ये नहीं भाई, ये कट गया, कितना बचा यहाँ पर, ये बचा माइनस का 5 डी, ये 73 से 38 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 35, माइनस माइनस ये कट गया, डी बराबर 5 सत्ते 35। ठीक, तो ये हमारे पास डी बराबर सीधे 7 आ गए। अब डी की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख के ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख दे, यहीं पे नीचे लिख लेते हैं पहले, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखो डी की वैल्यू 7, तो ये 38 बराबर ए प्लस 10 गुणे 7, तो 38 बराबर ए प्लस 70, तो ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आ गया 38 माइनस 70, मतलब कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 38 और 2 40, 40 मतलब माइनस 32, तो यहाँ पर माइनस का 32 आ गया। तो ए प्रथम पद जो है वो माइनस का 32 है, ऋणात्मक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डी हमारे पास 7 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है ये 31वां पद निकाल दे, इधर ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, पेज है नहीं उधर, इधर ही लिख लेते हैं। हमें ए 31 निकालना है। ठीक, यहाँ पे फिर एन की जगह 31 रख दो, ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह हमने 31 रख दिया और कुछ नहीं। जब ए 31 निकालोगे तो ए 31 बराबर हो गया है ए प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू डी। अब हमें 31वां पद तो ज्ञात करना है, ए और डी आपके पास दोनों चीजें, रख दो ए और डी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू माइनस का 32 और डी की वैल्यू क्या है, पीछे निकाली थी 7, सॉल्व कर लो इसे। ए 31 बराबर हो गया माइनस का 32, 7 दूना हो गया 14 और 7 त्रिक हो गया 21, 1 22, 224, 224 से 32 माइनस कर दो भाई, ए 31 बराबर हो गया 4 में से 2 गए 2, 12 में से फिर यहाँ से 2 में से 3 जाएगा नहीं, 12 में से 3 गए 9 3 12 9 और ये बच्चा 1 192 और वो भी प्लस का, तो ए 31 कितना है 192। ये आ गया हमारे पास कौन सा पद, 31वां पद, 31वां पद। जब तक ए और डी हम लोग नहीं निकालते,
A31 हम लोग नहीं निकाल सकते थे, तो उसका तरीका यही था कि जो ये दो चीजें दी गई थी, ये दो चीजें जो हमें दी गई थी, इसी के उपयोग से हमें A और D निकालना था। ये दो चीज बेहद इंपॉर्टेंट, ये दो चीजों का उपयोग करना आप सीख गए तो आप A और D निकाल लोगे। A D निकाल लोगे, फिर ये फार्मूला आपको पता ही है कि A + n-1 × D। इस फार्मूले में सारी चीजें रख के आप A31 आराम से निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। सबको समझ में आया क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, कंफर्म है मिलेंगे, कोई शक की बात नहीं है। क्वेश्चन आसान है, बस यही जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसी पैटर्न पे मिलेंगे, यही फिक्स पैटर्न है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, यही जो 4 5 6 टाइप के क्वेश्चन है, यही मैं जो करा रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सभी को? चले आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये बताना है। अच्छा पहले बात समझते हैं कि 4 के गुणज का मतलब क्या है। 4 के गुणज का मतलब है जैसे 4, 8, 12, 16, 20। 4 के गुणज का मतलब 4 से जो भाज्य हो, 4 से जिसमें भाग्य चला जाता हो, या 4 का आप सीधा वो लिख दो टेबल, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 12, 16, 20, 24, आप 4 का टेबल लिख दो। तो ये सब 4 के गुणज है। 4 8 में भी चला जाएगा, 12 में भी चला जाएगा, 16 में भी, 20 में भी, 24 में भी, 28 में भी। तो 4 के सारे क्या है, गुणज है। 4 के गुणज होना या 4 से भाज्य होना, दोनों बातों का मतलब एक ही है कि 4 से चाहे उसमें गुणज बोल दो, उनके मल्टीपल है, या बोल दो कि 4 से वो भाज्य, कि 4 से उसमें भाग्य चला जाता है। तो हमें किसकी बात करना है, 100 से 250 के बीच में। तो 10 से 250 के बीच में, 10 से 250 मतलब कि 11, 12, 13 डैश 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 249 तक, यही तो संख्याएं होंगी। 10 से 250 के बीच में यही संख्याएं होंगी। पहले 11 आएगा, फिर 12, फिर 13, ऐसे लास्ट में 249 आएगा, क्योंकि बीच की कही गई, वो दोनों नहीं लेनी। तो अगर हम इसमें श्रेणी बनाएं, इसके लिए समांतर श्रेणी, तो कैसे समांतर श्रेणी बन सकती है? सर पहली संख्या 4 से जो विभाजित होगी वो 12 होगी। समांतर श्रेणी क्या है, जैसे हमें वो देखना है कि 4 के कितने गुणज है, तो 4 में पहला गुणज कौन मिलेगा, जो 4 से गुणज मिलेगा, मतलब 4 से भाग होगा, तो पहले तो 12 मिलेगा, फिर आगे यहीं पे कहीं 16 मिल जाएगा, फिर आगे पहले क्या मिलेगा, 12, ठीक, फिर 16 मिल जाएगा, फिर क्या मिलेगा, फिर हमारे पास 20 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, ऐसे डेस मिलते चले जाएंगे। अंतिम पद कौन सा मिलेगा, जैसे ये तो मिल जाएगा 12, 16, 20, 24, आगे की तो पता चल गया कि 12 के बाद हमें पता है कि 12 होगा, पहले सबसे पहले 11 के, क्योंकि 11 तो विभाजित है नहीं 4 से, 12 ही होगा, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं, 16 होगा, 17, 18, 19 भी नहीं, 20 नहीं होगा। तो ऐसे 249 तो 4 से विभाजित नहीं है, 4 छंग 24, 9 में 4 से भाग नहीं जाएगा। लेकिन इससे पहले कहीं 248 होगा, इससे जस्ट पहले, और 248 लास्ट में विभाज्य, 4 छंग 24, 4 दूना 8, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, 2, 4, 8। ये हो जाएगी हमारे पास एक्चुअल श्रेणी जो 4 से विभाजित होगी, 12, 16, 20, 24 और लास्ट में 248, क्योंकि 249 जो अंतिम पद है वो 4 से विभाजित नहीं, और हमें 4 के गुणज लेने हैं। ठीक है, तो अब मैं श्रेणी लिख रहा हूं। श्रेणी हमारे पास क्या होगी, 12, 16, 20, 24 डैश 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 डैश, अंतिम पद क्या होगा, 248। यहां तक बात क्लियर? ये मैं हटा दे रहा हूं, रफ का वर्क था, कुछ नहीं, समझाना था कि 4 से कौन से गुणज क्या है। 4 के गुणज का मतलब 4 के मल्टीपल होंगी, जो 4 से जिसमें भाग चला जाता हो, सीधी सी बात ये। और 11 से 249 संख्याएं होंगी, 10 से 250 के बीच में, इसमें 12 पहले विभाजित होगा 4 से, फिर 16 होगा, फिर 20, फिर 24, लास्ट में 248 होगा। 249 4 से विभाजित नहीं है, ये बात होगी। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं इसमें। अब इससे ए और डी निकाल लो, बाकी तो सब चीजें आसान है। ए क्या है, 4, डी हमारे पास क्या है, 16 - 12 बराबर 4। ए हमारे पास 12 है, 4 नहीं भाई, प्रथम पद 12 है, प्रथम पद तो 12 है, पहला पद 12 है, और डी हमारे पास 4 है। अब क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, कितने पद होंगे, कह रहा कितने गुणज होंगे, मतलब हमें पदों की संख्या चाहिए, मतलब हमें एन निकालना है, एन नहीं निकालना भाई। इसमें क्या कह रहा है, कितने पद, कितने गुणज होंगे, कितने गुणज मतलब कितने पद होंगे, एन निकालना है ना। इस बार हमें ये पता है, एन अंतिम पद पता है कि 248 है, तो फार्मूला लगा दो भाई, एन बराबर, क्योंकि हमें यहाँ पर एन भी पता है कि अंतिम पद जो है वो 248 है, या एनवा पद जो है वो 248 है, तो एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। एन बराबर 248 रख दो, ए की वैल्यू क्या है 12, एन तो निकालना ही है, डी की वैल्यू क्या है 4, 12 को इस साइड ले आओ, 248 - 12, ये हो गया 4n - 4, ये हो गया कितना हो जा, 8 में से 2 चले गए, ये बचा 6, 4 में से 1 चला गया, बचा 3 और बचा 2,
236, ये भी इधर ले आओ, प्लस का 4 बराबर 4n, तो 4n बराबर आ गया 240, तो n बराबर आ गया 240 बटे 4, 4 छंग 24 0 60। मतलब कि n जो पदों की संख्या है इसमें वो कितनी है, 60 है। मतलब इसमें टोटल 60 पद जो है वो 4 के गुणज होंगे, समझ रहे? जैसे पहला 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है, फिर 24 है, फिर 28 मिलेगा, 32, ऐसे जब 248 तक पहुंचेंगे तो इससे 60 पद हमें मिल चुके होंगे जो 4 के गुणज रह रहे होंगे। यही बात यहाँ पर हमें निकालनी थी, वो हमने आसानी से निकाल ली। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ हमने मान लो 4 का गुणज लिया, अब क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं 4 का गुणा जाएगा, ये तो कोई जरूरी नहीं कि 4 ही का पूछेगा जो बुक में दिया गया था। हो सकता है या वो 5 लिख दे, 8 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, कुछ भी लिख दे। अब यहाँ पे मान लो 3 लिख देता, तो 3 लिख देता तो क्या करते, मान लो आपको पता है कि 11, 12, 13 डेड 249 तक की संख्या है। अगर वो 3 लिखता तो 3 से पहली विभाजित संख्या कौन है, 12, फिर इसके बाद कौन मिलती, 15, फिर कौन मिलती, 15 के बाद 18, 18 के बाद हमें कौन मिलती, 21, डेड लास्ट में हमें कौन मिलती, लास्ट में अगर हम देख लेते कि हमारे पास अंतिम कोश है, क्या ये विभाजित है 3 से, 3 सत्ते 21 और तिरवटी 24, तिरवट हमारे पास 24 होता है, और तिरवटी 24 और 3 तिरका 9, मतलब लास्ट वाला भी विभाजित है। तो 249 जो है वो 3 से विभाजित है, हमें पता है कि 249 3 से विभाजित हो जाता है। अब 249 अगर 3 से विभाजित है तो ये श्रेणी बन गई, ए मिल जाएगा, इससे डी मिल जाएगा, ए 12 है, डी 3 है, अंतिम पद इस बार 249 है। फिर से पैसे निकाल के आंसर निकाल देंगे कि कितने 3 से विभाजित पद होंगे। तो ये चीज हमें याद रखना है, हमें देखो क्वेश्चन रटना नहीं, हमें सीख लेना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? ये रटने से नहीं होगा, आप आराम से सीख लो कैसे होगा, अगर 3 लिखा होगा तो कैसे होगा, ठीक है? चले अगले क्वेश्चन पे, अगली चीज की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के अगले क्वेश्चन के बारे में। एक एपी दे रखी है 10, 7, 4 डेड माइनस 62 का अंतिम पद प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना है। क्वेश्चन में देखो क्या दिखा, एक एपी तो दी इसने 10, 7, 4 डेड माइनस का 62, इसने इस बार ये कहा का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, मतलब अंतिम पद से प्रथम पद की ओर जो 11वां पद है वो ज्ञात करो। अभी तक जो हम फार्मूला लगा रहे हैं वो इधर से लगाते हैं, जो हम an बराबर फार्मूला लगाते हैं ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ an जब निकालते हैं nवां पद, 10वां निकालना है तो इधर से निकालते हैं, 8वां निकालना है इधर से निकालते हैं, क्योंकि a ये लेते हैं, d यहाँ से निकालते हैं, या कहीं से भी d निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a प्रथम पद हम ये लेते हैं, तो हमेशा हम आगे से देखते हैं। इस बार इसने क्वेश्चन में कहा कि पीछे से आप 11वां पद बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि अंत से 11वां पद बताओ, इस श्रेणी का अंत से 11वां पद क्या होगा। वही बात लिखिए, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद बताओ। तो अंतिम पद से प्रथम पद की ओर हमें 11वां पद बताना है। कभी लिख देगा कि अंत से 11वां पद बताओ, अंत से 15वां पद बताओ, तो हमें अंतिम पद से पीछे से बताना है। अभी तक जो फार्मूला ये लगाते हैं ना, ये हमेशा आगे से चलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं तुम्हें फार्मूला नहीं याद कराऊंगा, इसका एक वैसे फार्मूला भी होता है, लेकिन एक फार्मूला ज्यादा हो जाएंगे। आप सीधे हम एक चीज बता रहे हैं, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपसे अंत से पूछे, पीछे से पूछे, तो इस श्रेणी को भी उल्टी कर दो। उल्टी मतलब माइनस 62 पहले लिख दो। कैसे लिख दू, मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, ये इसको क्या करो, उल्टी लिख दो। पहले माइनस 62 कॉमा डैश 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 कॉमा डैश 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 डैश, फिर क्या है 4, फिर 7, फिर 10, पूरी श्रेणी रिवर्स कर दो। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जो पहला था वो आखिरी में, जो आखिरी था वो पहले में कर दो, बस कुछ ना करो। अब उसी क्रम से करो जैसे अभी तक कर रहे थे, बस इस श्रेणी को जैसे उल्टा कर दिया, काम आसान हो गया, बस और कुछ नहीं करना। जो लिखा उसको उल्टा करके लिख दो, ये पहले लिख दो, जो अंत में वो पहले, जो पहले है उसको लास्ट में पहुंचा दो, बस। अब देखो ए क्या है, अब ए क्या हो गया, माइनस 62। ए क्या होता है, प्रथम पद, माइनस 62। डी सर कैसे निकाले, डी तो सर अगला पद दिया नहीं गया यार, बताया तो हर जगह पदों का अंतर समान होता है, कोई जरूरी हो ना यहीं से निकालो, आप यहां से निकाल दो, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, चाहे यहां पे समान हो चाहे यहां, हर जगह समान होगा वो, अगर समांतर श्रेणी है। तो 10 में से 7 घटा लू, 10 में से सर 7 घटाया 3 आ गया, तो डी तो कहीं से भी निकल सकता है, क्योंकि हर जगह पदों का अंतर समान होता है। ए आ गया, डी आ गया, अब क्या निकालना है, अब कोई भी पद कह दे, फार्मूला वही है, ए एन बराबर सर फार्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बार सर 11वां पद निकालना है, तो a प्लस एन की जगह हम रख देंगे 11 माइनस 1 इंटू डी, बस फार्मूला वही चलेगा। अब ए डी बस बदल गया तो उसी अकॉर्डिंग, डी तो वैसे भी सेम रहेगा, ए बदल गया केवल। ए 11वां पद अगर हम निकालें, ए की वैल्यू है माइनस 62,
ये हो गई सर 10, डी की वैल्यू है 3, तो 11 बराबर आ गया -62, 3 दाम 30, मतलब कि आ गया -32। यही आंसर है। बस समझ गए सभी लोग क्या करना है, काम वही करना है, फार्मूला हमें वही यूज करना है। हम नया फार्मूला नहीं रटना चाहते, यहाँ पर एक और फार्मूला नहीं बढ़ाना चाहते, उसी फार्मूले से करना है। बस एक छोटी सी चीज दिमाग में रखना कि जब भी आपसे अंत में पूछा है, सर ने बताया था कि जब अंत से पूछ दे, अगर प्रारंभ से 11वां पद पूछता तो हम इसको ऐसे ही आगे सॉल्व कर लेते, ये काम करने की जरूरत नहीं थी। ए 10 होता, डी तब भी 3 ही होता, तब वैसे सॉल्व कर लेते। लेकिन इस बार इसने अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद पूछा, अंत से 11वां पद पूछा, तो इस श्रेणी को पलट दो, इसको पहले लिख दो, फिर ये 4, फिर 7, फिर 10, जो पहले था उसको लास्ट में, जो लास्ट था वो पहले पहुंचा दो, फिर आप ए और डी लिख लो और सॉल्व कर दो, आंसर उसी फार्मूले से राइट होगा आपका। क्लियर है सभी को? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब हमारी बात होगी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल। 5.2 हम लोगों ने फिनिश कर ली, वो क्वेश्चन लगा लोगे, सारे क्वेश्चन करके आओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे लोग करके आओगे। क्लियर है? यहां तक कोई बोर तो नहीं हो रहा भाई? सभी को यहां तक क्लियर है ना? जो चीजें मैंने बताई हैं अभी तक, सारी चीजें आसान है, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई टफ चीज नहीं है, बस अच्छे से रिवाइज करते रहो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में बात करते हैं कि अगर n पदों को जोड़ना है, मान लो कोई भी श्रेणी हो सकती है, अब ये श्रेणी है, अब इसमें कह देता कि इनका योगफल ज्ञात करो, तो हमें पता ही नहीं है कैसे निकालना है, मतलब बहुत सारे पद होंगे तो कैसे योग कर सकते, 2 4 10 पद जोड़ ले डायरेक्ट। लेकिन अगर बहुत सारे पदों का जोड़ना है, 1 से 20 तक के पद लिखे हैं, उनको जोड़ना है, तो एक एक करके नहीं जोड़ेंगे, इसका फार्मूला है हमारे पास। क्या फार्मूला है? n पदों को योगफल को हम Sn से लिखते हैं। Sn यही डिनोट, इसे an अंतिम पद डिनोट करता था, Sn n पदों के योगफल को डिनोट करता है, Sn। ठीक, Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दूसरा फार्मूला अब आपके सामने आया, पहला वही है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, दूसरा ये आया, एक तीसरा है, बस 2 ही 3 फार्मूले, उसी से काम हो जाएगा। ये हमारे पास होता है n पदों के योगफल का फार्मूला है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn क्या है? n पदों का योगफल। बस Sn के बारे में जान लो, बाकी तो पता ही है, a वही है प्रथम पद, डी वही है सार्वंतर, n पदों की संख्या है। अब इसी से बस दूसरा फार्मूला निकला है, जो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कब सर ये वाला लगाएं, कब ये लगाएं, अभी क्लियर हो जाएगा कि कब क्या लगाना है। जैसे इसी को हम क्या करें, सेम चीज को हमने क्या किया, Sn बराबर n/2, इस 2a को हमने क्या किया, इस 2a को हमने a प्लस a लिख लिया। बस इस 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, a जोड़ेंगे 2a हो जाएगा, बाकी सब वैसे रहने दिया। अब एक चीज बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली चीज है, क्या? अगर आप इसको देखो, ये जो लिखा है इतनी चीज, ये क्या लिखा है, a प्लस n-1 इंटू डी, जो हमारे पास लिखा है, ये क्या लिखा है? ये अभी यार हमने फार्मूला पढ़ा है ना nवें पद का। nवें पद का फार्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। ये an ही तो लिखा है, ये an ही लिखा है, तो बस ये हमारे पास क्या लिखा है, an, और यही एक सेकेंड फार्मूला और निकल आता है n पदों के योगफल का, क्योंकि यहीं से ही an हम बना सकते हैं, जहां an क्या होता है, nवां पद बोल दो या अंतिम पद बोल दो, दोनों बातों का मतलब एक ही। क्लियर? तो कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हें सीरीज लिखी, जैसे यहां पर ये लास्ट वाला पद उसने लिख दिया, लास्ट वाला पद मतलब कि अंतिम पद, nवां पद, तो ये पद लिख दिया तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर उसने नहीं लिखा है तो ये वाला लगा लेंगे। कैसे? मतलब कहीं कहीं किसी सीरीज में मान लो कोई सीरीज ऐसी है, 2 + 4 + 6 डैश डैश डैश, कह दिया इसके 20 पदों का योगफल ज्ञात करो, ये समांतर श्रेणी है, 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। इस बार इसने अंतिम पद यहाँ नहीं लिखा है, तो आप सीधे ये वाला फार्मूला लगा दोगे, ए यहाँ से निकल आएगा, डी भी निकल आएगा, n पदों की संख्या निकली आएगी, क्योंकि 20 पदों का योगफल बोलना तो n 20 हो जाएगा, वैल्यू रख के आंसर निकाल देंगे। इसी सेम क्वेश्चन में मान लो लास्ट में उसने लिख दिया 40, ठीक, कि यहीं पे कहीं पे लास्ट में 40 है, तब उसने कह दिया कि इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करो।
तो इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना हो, हमें an पता है डायरेक्टली 40 है, तो हम यहीं पे 40 रख देंगे ना, उसी से निकाल लेंगे। क्यों हम ये वाला फार्मूला इससे लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो हम सीधे यहाँ पे an हमें दिख रहा है कि ये 40 इसने लिख दिया है, तो an ये हमें दे दिया है, तो हम an यहीं पे रख देंगे, a रख देंगे, n रख देंगे, d निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे d निकालना पड़ता, इसको भी इसी क्वेश्चन से दोनों को कर सकते हैं, दोनों सेम फार्मूले से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब लगाना है ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट ये होती है कि थोड़ा टाइम बच जाता है हम लोगों का, और कोई बात नहीं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर देखोगे तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का योगफल 10 पदों तक ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं, इसने कहा कि 2, 7, 12 इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना का मतलब क्या, हम इसमें प्लस लगा लेते हैं बीच में। इसका हमें योगफल ज्ञात करना है, 7 + 12 + डैश डैश डैश, कहां तक, 10 पदों तक निकालना है। तो इस बार अंतिम पद तो इसने नहीं दिया है, हमें सिर्फ यहीं तक दी श्रेणी, 10 पद बता दिए। तो पहला वाला फार्मूला लगा लेंगे। a बराबर यहां पर क्या है 2, d बराबर क्या है 7 - 2 बराबर 5। n पदों की संख्या कितनी है, 10 पदों तक निकालना है, तो n बराबर 10। फार्मूला है आपके पास क्या, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। रख दो फार्मूले में वैल्यू, Sn बराबर n की वैल्यू कितनी है 10/2, 2a की वैल्यू कितनी है 2, n - 1 10 - 1 और इंटू डी, डी हमारे पास कितना है 5। सबकी वैल्यू रख दो, आंसर निकल आएगा। 2 × 5 = 10, Sn बराबर आ गया 5, ये हो गई 4, ये हो गया 10 में से 1 गया 9, 9 × 5 = 45। तो Sn बराबर हो गया 5 + 45 और 4 हो गया 49, मतलब हो गया 9 × 5 = 45 और 5 चौको 20 और 4 24, 245। मतलब कि इसके कितने पदों का योग, 10 पदों का। S10 लिख दो यहाँ पर, क्योंकि हमने n की जगह 10 रखा है ना, तो यहाँ पर S10 रख दो कि 10 पदों का योगफल जो है S10 बराबर जो है वो हमारे पास 245 है। ये वाला फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि अंतिम पद यहाँ पे नहीं था, तो इस वजह से ये वाला फार्मूला लगा के आराम से कर लिया। ठीक, तो ये नहीं सोचना कि कब कौन सा लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना, उसमें आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर अंतिम पद दिया हो तो an रख दो, वही उसी को an को कहीं कहीं l भी लिख देते हैं, तो उसके लिए परेशान ना होना। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार से करना है, जो हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ 10 पद थे तो 10। अब अगला क्वेश्चन देखो, इस बार इसने देखो यहाँ पर an दे भी रखा है, इस बार इसने a d डायरेक्ट दे रखा है कि a बराबर 5 है और d बराबर 3 है। an बराबर भी हमें दे रखा है कि 50 है। हमसे कह रहा है कि n निकाल लो, मतलब n मतलब पदों की संख्या, और n पदों का योगफल भी निकालो। निकाल देते हैं ना, nवा हमें पद भी दे रखा है कि 50 है। पहले n निकाल लेते हैं, n कैसे निकलेगा, an बराबर फार्मूले से, तो an बराबर a + n - 1 × d। पहले तो ये फार्मूला यूज करके n निकाल लो। an हमें 50 दे रखा है, बराबर a कितना दे रखा है 5, n - 1, n हमारे पास कितना है सर, n हमारे पास तो निकालना ही है, d हमारे पास कितना है 3, 5 को इधर ले आए तो 50 - 5 3n - 3, 3n - 3 कितना हो गया 45, और +3 हो जाएगा इधर। चलो पहले एक बार लिख देते हैं एक स्टेप, 45 बराबर 3n - 3, 3 को इधर ले आओ तो 45 + 3 बराबर 3n, तो 3n बराबर आ गया 48, n बराबर आ गया 3 एकम 3 3 18, मतलब 16 आ गया। मतलब कि 16 पदों जो हो गए, 16वां पद जो होगा वही 50 होगा, या फिर आप nवां पद हमारे पास दिया गया है 50, हाँ वही 16 पद जो होगा वो हमारे पास कौन सा होगा 50 होने वाला है। ठीक, हमें n ही निकालना था, n हमने निकाल दिया 16 है। Sn हम निकालना है। अब Sn में हमें क्या जरूरत है कि हम वो वाला फार्मूला लगाएं जो हमारे पास ही हमें दिख रहा है कि an हमारे पास दिया गया है। क्या जरूरत है कि हम ये वाला फार्मूला लगाएं, d निकाल के रखोगे, उससे जो इससे आंसर आएगा वही इससे आएगा। अगर आपको नहीं कभी कंफ्यूजन हो जाए, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए, तो आप ये वाला फार्मूला लगाना, चाहे कोई भी क्वेश्चन दे रखा, सॉल्व हो जाएगा। ये सिर्फ टाइम बचाएगा, क्योंकि an हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया, रख दो an। Sn हमें निकालना है, n हमें पता है कितना है 16, अभी पीछे निकाला /2, a प्रथम पद हमें पता है 5, nवा पद हमें पता है 50, तो Sn बराबर हो गया 2 × 8 = 16 और 50 और 5 हो गए 55। Sn बराबर हो गया 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 4 = 44। n पदों का जो योगफल आ गया वो 440 आ गया। ठीक है, तो n पदों Sn जो हमारे पास है, n पदों का योगफल वो हमारे पास कितना है 440, और n पद है कितने 16 पद है। एक प्रकार से 16 पदों का योगफल जो है वो 440
40 है, लेकिन हमें एस एन निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। एन वाला फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि एन दिया गया। अगर दिया ही नहीं गया होगा तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, अगर दिया जाए तो यही लगा दो गट से, क्योंकि तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। यही 3 फार्मूले याद रखने, 2 ये, एक पीछे, यही 1 2 और एक वो लिखा 3, तीनों फार्मूले याद रखो, बस आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिया हुआ एक योगफल है, इसको हमें ज्ञात करना है। 7 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डेढ़ 84 तक दिया हुआ। कोई नहीं, लिख लेंगे। पहले ए और डी तो चाहिए, उसके बगैर योगफल कैसे निकाल सकते हैं। इस बार थोड़ा गंदा सा ए और डी आएगा, क्योंकि ये सही बटे में दिया गया है। देखते हैं क्या आएगा। ए तो पहले लिख ही लूँ, ए तो 7 है। डी कैसे निकालेंगे, इस वाले से इसको घटा लो, तो 10 सही 1/2 माइनस का 7 है। इसको तो सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 एक 21/2 माइनस का 7। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 माइनस 14/2, तो आ जाएगा 7/2। तो डी तो 7/2, ए 7 है और डी 7/2। बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटा के निकाल, ए डी आ गया तो सब कुछ हम लोग निकाल लेंगे। इस बार हमें ए एन भी पता है कि ये 84 हमें दिया गया है। ठीक, तो एक काम करना पड़ेगा, पहले हम एन अगर निकाल लें तो हम सीधे फार्मूला लगा लेंगे। एन कैसे निकलेगा, मतलब इसमें कितने पद है वो निकाल लें। पद कैसे निकलेंगे, ए एन वाले फार्मूले से, क्योंकि ए एन हमें दिया गया है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों फार्मूलों का यूज होना है एक ही क्वेश्चन में। तो ए एन बराबर तो हमें दे रखा है कितना, 84। ए हमारे पास कितना है 7, एन तो हम निकालेंगे यहां से। डी हमारे पास कितना दे रखा है 7/2। चलो सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो 84 एलसीएम ले लो, 7 दूना 14 प्लस 7n माइनस का 1 माइनस का 7 अपॉन 2 से इधर गुणा कर दो, 2 चौकू 8 2 8 16 168। ये हो गया 7n माइनस से 7n प्लस 7। ठीक, 7 सीधा कॉमन लेके 7 कैंसिल कर दो ना, या फिर 7 तो पहले घटा ही लेते हैं। 168 माइनस 7 बराबर 7 7n, तो ये हो गया 161 बराबर 7n। n बराबर आ गया 161/7, तो 7 दूना 14 बचा 2 7 3 21, मतलब 23 पद है। n हमने यहाँ पर निकाल लिया कि n हमारे पास 23। फार्मूले में वैल्यू रखी n/2, जब 7/2 रखोगे एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 दूना 14 और ये 7 का अंदर गुणा हो गया 7n माइनस 7, 2 नीचे आ गया, 2 का फिर इधर गुणा कर दिया, 3 गुणा करके आगे सॉल्व कर लिया। ठीक है, बात क्लियर है ना यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। अब n आ गया है, a और d है ही, an है, हमें तो योगफल ज्ञात करना है। तो an अगर है तो वही फार्मूला लगाओ यार, n/2 a प्लस an, बस यही वाला लगा दो जो an हमें दिया गया। n हमने निकाल ही लिया, n निकालना जरूरी था, क्या था 23, तो 23/2। a हमारे पास क्या है 7, an क्या है 84। 2 से कोई ऑप्शन नहीं है, पहले अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। Sn बराबर 23/2 गुणे 84 और 7 कितना हो जाएगा, 7 4 हो जाएगा 11, 84 7 91। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास 23 गुणे 91/2। भाई सॉल्व भी करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। 23 गुणे 91 वैसे होगा क्या, 3 2 9 3 27 और 9 दूना 14 और 2 16, 3 7 2 9 6 और 1। ठीक, 16 93 यही आएगा, 16 93। ठीक है, 1 3 3 और 1 दूना 2, 9 3 27 और 9 दूना 18 होता है यार, 9 दूना 16 क्यों लिखा, 9 दूना हो गया 18, 9 3 27 था, 18 और 2 हो गया 20। ठीक, तो ये 7 2 9 हो गया 0 2। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास 20 73/2। यही इसका योगफल होगा भाई। गंदा सा है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना होना कि सर क्या ही आया है, कोई नहीं, जो आया है वही सही है, ज़्यादा नहीं सोचना, वही सही है। Sn बराबर सीधे फार्मूला लगाओ, फार्मूले में वैल्यू रख दो, जो आ रहा है उल्टा सीधा लिख दो। यही हम लोगों ने सही किया है, विश्वास है हम लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं। Sn बराबर क्या हो गया, Sn बराबर हमारे पास बटे में, वैसे भी बटे में कुछ आएगा, देखो यहाँ पे भी श्रेणी भी सही बटे में दी गई है, कुछ जोड़ेंगे तो भिन्न में ही कुछ बनेगा जाके, तो 20 23/2 आ रहा है, राइट आंसर है हम लोग का। तो ये हो गया हमारे पास बढ़िया क्वेश्चन पदों का योगफल का, जहाँ में इसमें एक श्रेणी दी गई थी फर्जी सी, इसका हमें योगफल ज्ञात करना था। निकाल लोगे सारे लोग,
ए डी निकालना आप सीख ही चुके होगे, इतने क्वेश्चन में निकाली है। ए एन आराम से निकाल लोगे अगर ए एन दिया गया है। ए एन हमें क्वेश्चन में गिवन था, एन निकाल ही लिया, एन निकाल लिया तो एस एन वाला फार्मूला है, लगा दो। अगर आप वो वाला फार्मूला लगाते, सर क्या हम ये वाला फार्मूला लगा सकते थे इस क्वेश्चन में, ये वाला लगा सकते थे, यही लगा देते तो डी की वैल्यू रखते, ए भी रखते, एन भी रखते, सब चीजें रखते, थोड़ा कैलकुलेशन और बढ़ जाती। यहाँ पे सीधे ए एन रख के निकाल दो, तो वो लगा दोगे तो भी आंसर सही आएगा। ऐसा नहीं है कि आंसर सर नहीं आएगा, लेकिन कब लगाना है थोड़ा हमें दिमाग में आना चाहिए ना, कि यहाँ पे ए एन दिया गया तो हम थोड़ा स्मार्टली सोच सकें कि ए एन निकाल दो। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। बहुत से एपी के n पदों का हमें यहाँ पर योग दे रखा है, Sn हमें यहाँ पर डायरेक्टली उसने दे रखा है, क्या दे रखा है, Sn बराबर 4n माइनस का n स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर दे रखा है Sn बराबर। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा, S1 हमें बताना है, क्या क्या बताना है वो मैं लिख देता हूँ। एक तो S1 बताना है, ठीक। प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, S2 भी बताना। प्रथम दो पद क्या हो गए, S2, S1 प्रथम पद का योग, दो पदों का योग मतलब प्रथम दो पद, तो A1 A2 दो पदों का योग करेंगे तो S2 आ जाएगा। दूसरा पद भी बताना है, दूसरा पद क्या होगा, A2 भी बताना। बहुत चीजें पूछ दी इसने। इसी प्रकार तीसरे 10वें, तीसरा पद भी बताओ भाई, 10वां पद भी बताओ, और nवां पद भी बताओ, AN। बहुत चीजें इसने पूछ रखी है, सब निकल आएंगी भाई, 4 5 6 चीजें उसने पूछ रखी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये दे क्या रखा है, हमें ये Sn दे रखा है। क्या हम S1 नहीं निकाल सकते? अगर हमें n की जगह 1 रख देंगे तो S1 डायरेक्टली आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, nवां पद दे रखा है, n पदों का योगफल दे रखा है। nवां पद क्या, n पदों का योगफल दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं तो S1 क्या आ जाएगा, 4 गुणे 1 माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर करो भाई, 1 का स्क्वायर, तो S1 बराबर आ गया 4 माइनस 1 बराबर 3, ये S1 आ गया। अच्छा, S1 का मतलब क्या है, S1 मतलब है एक पद का योगफल, और एक पद का योगफल मतलब प्रथम पद। जैसे मैंने कोई श्रेणी लिखी 2 4 6 डैश डैश डैश, इसमें मैं बोलूं कि एक पद का योगफल बताओ, S1 बताओ। S1 क्या है, प्रथम पद का योगफल, ये तो यही प्रथम पद भी है, ए भी है, और यही इसी को हम S1 भी बोल सकते हैं कि प्रथम पद का योगफल भी है, क्योंकि उसमें क्या जुड़ा, दो तो केवल दो अकेला है, उसमें क्या जुड़ा, तो 2 का 2 ही रहेगा, और प्रथम पद भी होता है। तो एक प्रकार से जो हमने S1 निकाला है, ये क्या निकाल लिया है, प्रथम पद भी निकाल लिया है। बस यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, क्या निकाल लिया है, प्रथम पद। क्यों, क्योंकि एक पद का योगफल मतलब कि वही पहला वाला पद, तो एक प्रकार से हमने ये प्रथम पद भी निकाल लिया है। अब S2 अगर तुम्हें निकालना है तो आप n की जगह 2 रख दोगे, जब n बराबर 2 रखोगे तो S2 मिल जाएगा। यहां पहले लिखते हैं n बराबर 2, n बराबर 2 मतलब S2, S2 हमें निकालना है, S1 तो आ गया, पहली चीज आ गई, S2 निकालना है। n बराबर 2 रख दो, 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर हो गया 4, मतलब कि आ गया 4, तो S2 भी आ गया। क्या आ गया, S2, दो पदों का योगफल आ गया। अच्छा, S2 का मतलब क्या होता है, ये 4 आ गया। S2 का मतलब है पहला पद A1 और दूसरा पद A2 का योगफल, ये बराबर 4 आ गया। अगर A1 की वैल्यू देखें तो हम 3 निकाल चुके हैं, A1 प्रथम पद है, वो हम 3 पहले ही निकाल चुके हैं, ये क्या है, बराबर 4। हम पहला पद पहले ही निकाल चुके हैं कि A1 बराबर हमारे पास क्या है, 3। A या A1 बात एक ही है, प्रथम पद है, तो A बराबर हम 3 निकाल चुके हैं, तो यहां से क्या A2 नहीं लिख सकते। A2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 बराबर 1। हमारे पास देखो क्या क्या आ गया, देखो क्या क्या आ गया, S1 आ गया, पहला पद प्रथम पद का योगफल, पहला पद भी आ गया, वो तो ऐसे नहीं निकालना था। S2 भी आ गया। S2 हमारे पास दो पदों का योगफल होता है, क्या होता है, श्रेणी कोई लिखी है, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, डैश डैश डैश, तो ये दो पदों का योगफल, ये 3 पदों का योगफल। तो S2 क्या है, प्रथम दो पदों का योगफल, A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू यहां से उठा के रख दी 3, A2 की वैल्यू आ गई, तो A2 भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, तीसरा 10वां पद और AN निकालना। पहली चीज तो D निकाल लो। D कैसे, क्योंकि A2 भी है आपके पास और A1 भी है, तो D हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि A2 माइनस A1 प्रथम सेकेंड पद से हम पहले वाले पद को माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, तो D बराबर आ गया माइनस का 2। सारवांता जब आ जाएगा तो सब चीजें आसान हो जाएंगी। अब आप एक काम करो, D आ गया आपके पास, तो आप कोई भी पद निकाल सकते हो, A3 भी, A10 भी, AN। पहले हम AN निकालते हैं, क्यों AN निकालते हैं अभी क्लियर हो जाएगा। AN बराबर होता है
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि an जब निकाल लोगे ना फिर n की जगह 3 रख के तीसरा पद निकाल लोगे, 10 रख के 10वां पद निकाल लोगे, कोई और पद पूछता 15वां पूछ देता 15 रख के 15वां पद, 20 पूछ देता 20 रख के 20वां पद, तो निकाल दो। an बराबर हो गया, a हमारे पास है, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कहाँ, ये 3, n हमारे पास निकालना है, n तो मान लो n के पदों में तो आएगा ही, d हमारे पास क्या है, d हमारे पास -2 है, तो an बराबर हमारे पास आ गया 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2, तो an बराबर आ गया 5 माइनस 2n, ये आ गया nवां पद। अब आप कोई भी पद निकाल लो, an आपके पास है, तीसरा पद चाहिए तो a3 निकाल दो, n बराबर 3 रख दो, तो 5 माइनस 2 गुणे 3, तो 5 माइनस 6 बराबर माइनस का 1। आपको a4 निकालना है, a4 निकाल दो। a4 कैसे निकलेगा, a4 नहीं a10 निकालना है, a10 निकाल दो, n की जगह 10 रख दो, n कहाँ पे है, n यहाँ पर है, ये वाला, इसमें n की जगह 10 रख दो, 2 गुणे 10, तो कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, ये आ गया -1 और -15 क्या हो जाएंगे, तीसरे और 10वें पद हो जाएंगे, nवां पद भी आ गया भाई, सब कुछ निकाल लिया हम लोग। काफी चीजें पूछी थी लेकिन चीजें आसान थी, बस ये चीज समझ दी, एक ही चीज थी, इसी में n के मान रख के आगे मान निकालने थे, ये चीज दे रखी थी, प्रथम पद ये आ गया या S1 भी आ गया, S2 यहां से आ गया, या फिर इसे हम दो पदों का योगफल भी बोल सकते हो, A1 प्लस A2 की वैल्यू भी आ गई है, ठीक, A2 आ गया, तो A2 और A1 से हमने D निकाल लिया, क्योंकि D से ये होगा कि हम nवां पद आराम से निकाल लेंगे, और nवां पद जब आपके पास आ जाएगा फिर कोई भी पद पूछ ले, चाहे तीसरा पूछे चाहे 10वां पूछे, इस क्वेश्चन में वो तीसरा 10वां ना लिख के 18वां लिख देता, 17वां लिख देता, 61वां लिख देता, 31वां लिख देता, हम n की जगह 61, 31, 11 जो भी है सारी चीजें वैल्यू रख के आराम से निकालते रहते, जो भी उसका मन है पूछता रहे, हम निकालते रहेंगे, सब निकाल देते रहेंगे जो वो पूछेगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्लियर। इतना बहुत वैसे इन पदों के योगफल में, एक और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन अच्छा और करते हैं, फिर इसकी क्लास को फिनिश करेंगे, टाइम भी हो रहा है, काफी लंबी हो गई क्लास। जरूर मुझे बताना किसने पूरी क्लास ध्यान से देखी है और पूरी क्लास एक साथ पूरी कवर की है, बीच में गैप भी नहीं लिया है। कौन इतनी देर बैठ सकता है, अभी पेपर होएगा आप लोगों का, तो आपको 2-2.5-3 घंटे पूरे लग के बैठने होंगे, तभी आपको पेपर पूरा कर पाओगे। जब आप लग के वहाँ बैठोगे तो यहाँ पे आपकी बैठने की भी परीक्षा होती है कि आप कितनी देर बैठ सकते हो पढ़ाई में लगातार। कुछ लोग होते हैं ना 10 मिनट पढ़ा 15 मिनट, भाई अब नहीं हो रहा, हट जाओ, थोड़ी देर हट गए फिर दूसरी चीज पे चले गए, तो वो भी परीक्षा होती है कि आप कितनी देर बैठ सकते हो। तो बैठने की भी आपकी परीक्षा चलती रहती है, जब भी वन शॉट का आता है। मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, आपको उसी बैठ के देखना है और समझना है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, टहल रहा हूँ, तो फिर शांति से आराम से पूरा लेक्चर जिसने भी देखा जरूर मुझे बताएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कह रहा है एक श्रेणी दी है, कह रहा है 24, 21, 18, कह रहा है कि कितने पद लिए जाए कि ताकि योग 78 हो जाए। कह रहा है इसमें हम कितने पद ले लें, पदों की संख्या मतलब n बताना है। ये तो बात क्लियर हो गई कि योग 78 हो जाए। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास n पदों का योग है, अगर हम ये मान लेंगे तो n हम आराम से निकाल लेंगे। हम मान लेते हैं कि SN 78 है, 78 क्या है, n पदों का योगफल। हमें SN बराबर मान लिया कि SN बराबर 78 है, यही मान लो। जैसे वो पूछ रहा था ना nवां पद इतना है, तो हम an बराबर मान लेते हैं कि an होगा ये, फिर आगे सॉल्व करते थे। ऐसे ही n पदों का योगफल हमने मान लिया कि 78 है, तो SN बराबर 78 है। SN बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही लगाना पड़ेगा क्योंकि अंतिम पद हमें an तो कुछ पता नहीं है, तो यही वाला लगाना पड़ेगा, बराबर 78। अब a और d दोनों चीज चाहिए, तो a और d निकाल लो। यहाँ पर a क्या है, प्रथम पद 24, d क्या है 21 माइनस 24 मतलब माइनस का 3, वैल्यू रखो। n कहां पर है भाई, n तो निकालना ही है, 2a की वैल्यू क्या है 24, n-1 n तो निकालना ही है, d हमारे पास क्या है -3 बराबर 78। सॉल्व करना पड़ेगा, कोई चारा है नहीं, ऑप्शन है नहीं कोई, सॉल्व करो, 2 से उधर गुणा कर दो, n 24 दूना 48, इसको अंदर गुणा करो माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3, 48 का इधर 78 में 2 का गुणा हो गया, इधर 2 को इधर भेज दिया है, 2 8 16 और 2 7 14, 1 15 156। ठीक, ये ना पूछना कि 2 सर कहाँ चला गया, 2 इधर गुणा हो गया। अब यहाँ पे आ गया 48 का अंदर गुणा कर दो n का, 48n माइनस 3n स्क्वायर और माइनस प्लस का फिर हो जाएगा 3n बराबर 156। ओहो 48n से 3n कम हो जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 51n,
51n माइनस 3n स्क्वायर और माइनस का 156 इक्वल टू 0। ठीक, ये बन गया हमारे पास। द्विघात है, क्रम से लिखते हैं, एन स्क्वायर वाला पहले ये बाद में। तो क्या बन जाएगा, मान लो ये माइनस का है 3n स्क्वायर और प्लस का है 51n और माइनस का है 156 इक्वल टू 0। ये हमने क्रम से लिख दिया। पूरे से देखो तो 3 कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन ले लो क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस का 3 कॉमन निकाल लेते हैं, कुछ आसान हो जाएगा। पूरे से 3 कॉमन आ रहा है, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो n स्क्वायर बचेगा, ये प्लस है, ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 17 34 17 51 17। ठीक, यहां से भी कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 53 15, ये प्लस हो जाएगा 53 15 और 3 दूना 6 52 इक्वल टू 0। माइनस 3n को 0 में भेज दो तो n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस का 52 इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया। इसे सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तोड़ो, हम लोग पढ़ के आए हैं द्विघात समीकरण, अभी पिछला वन शॉट लिया था। n स्क्वायर यहाँ पे 52, मतलब गुणा करने पर 52 और जोड़ने पर 17, 13 चौको 52, 13 चौको 52 भाई, अब तक आ जाना चाहिए था दिमाग में। प्लस का 52 इक्वल टू 0, यहाँ से n कॉमन लिया n माइनस 13, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लिया n माइनस 13 बराबर 0, n माइनस 13 और n माइनस 4 बराबर 0। एक बार n माइनस 13 बराबर 0 कर दो, ये तो खूब किया है। n माइनस 4 बराबर 0 कर दो, शून्य को तक ऐसे ही निकालने, n बराबर 13 n बराबर 4, दो n के मान आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दो मान हो सकते हैं, उसके लिए कंफ्यूज ना होना। दोनों मान सही है, दोनों आंसर राइट है। आप n के मान लिखने को आएंगे तो दोनों लिखोगे, 13 और 4। इसके 13 पद लोगे तो भी योग 78 होगा, 4 पद लोगे तो भी 78 होगा, क्योंकि श्रेणी दिख रही घट रही है, घटती है श्रेणी तो दो जगह कहीं ना कहीं होता है। तो n बराबर क्या होगा 13 और 4, दोनों n के मान सही है कि n बराबर यहाँ पर 13 और 4 होगा। ठीक है, बस यही एक चीज लगनी थी कि Sn बराबर जो दिया था ये हमें पता होना चाहिए कि ये 78 है। हमने यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना है एक प्रकार से हमने कि माना Sn बराबर हमारे पास 78 है। Sn का फार्मूला लगाओ, एक द्विघात बनेगा, उसे सॉल्व करो, n के मान आ जाए, वही n की वैल्यू। ठीक है, तो ये था आज हमारे पास समांतर श्रेणी का भाई वन शॉट। ठीक है, तो कैसा था समांतर श्रेणी का वन शॉट, जरूर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। लास्ट में किसने पूरा देखा कमेंट करके बताओगे, और अपने जो भी दोस्त आ रहे हैं उनके साथ क्लासेस को शेयर करते रहना, जो भी आपके 10th के दोस्त हैं उनके, जो भी आप ग्रुप्स में, उनको शेयर करते रहना ताकि सभी को वन शॉट मिल सके। और मैं प्रॉपर सारे ऐसे ही वन शॉट बनाऊंगा। तो जैसा भी था आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। क्लास को लाइक कर लेना, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।